तो नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर बैच आप सबका स्वागत करता हूं फेयर वैल्यू बनाने की शुरुआत में। दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने प्रयत्न किया ये जानने का कि कंपनियों के सेल्स कैसे बढ़ते हैं। देखो अभी आज बाजार कैसा था। बहुत ट्रेडर होंगे, बहुत लोग, तो पता होगा आज का बाजार कैसा है एकदम। इनफैक्ट चलो आज छोड़ो, 12 महीने से पूरा करेक्शन मोड में है। तो ज्यादातर क्या होता है, बहुत से लोगों को ये समय बोरिंग लगता है। उनको लगता है यार ये समय पे कुछ कमाते नहीं है। असल में बात ऐसी नहीं है, ऐसा समय ही है जो आपके वेल्थ में काम लगने वाला है। तो भविष्य में जब कभी बाजार गिरेगा, भविष्य में जब कभी करेक्शन के समय आएंगे, तब कभी चिंता नहीं होगी अगर हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करेंगे। बाजार के गिरने से कभी चिंता नहीं होगी, बाजार के चलने से कभी ऐसा नहीं होगा क्यों चल रहा है, क्योंकि आप कंपनियों के सेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और एवरीथिंग यू विल बी टेकिंग लाइटली, राइट। ये जो एक्सरसाइज जो आपने की, ये एक पार्ट था जो इस बार आप लोगों ने किया, राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेस्ट के रूप में जैसे ये कंपनी ओपन कर रहा हूं, रिलैक्सो फॉर एग्जांपल के लिए जो हमने लिया था, राइट। सॉरी, ये ईयर का जो डेटा है इसे हमें लेफ्ट अलाइन रखना है, बराबर। ओके, क्योंकि ईयर हम क्या गिनते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, राइट। ये ईयर टेक्स्ट वैल्यू है, राइट। ये जो डेट फॉर्मेट होती है इसको लेफ्ट अलाइन और बाकी जो डेटा है ये राइट अलाइन है। तो इससे हमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या है, 2022 कोई फिगर तो नहीं है, राइट। इसे असल में ये फाइनेंशियल ईयर है 2022। अब जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रिलैक्सो को जब हमने देखा कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2000 में इनके सेल्स 125 करोड़ हुआ करते थे। अब हर साल जैसे धीमे धीमे इंडिया का ग्रोथ आता गया, लोग फुटवेयर खरीदते गए, राइट। और ग्रोथ के कारण हमने देखा लोगों की इनकम बढ़ी, इसलिए हमने देखा कि रिलैक्सो के फुटवेयर जो थे, नंबर ऑफ पेयर, ये जो है वो नंबर ऑफ पेयर है, ये धीमे धीमे बढ़ने लगे। अब नंबर ऑफ पेयर कब बढ़ती है दोस्तों, जब लोग खरीदेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ पेयर क्या ऐसे समय पे बढ़ेगी जब लोगों की इनकम नहीं है। लोगों की इनकम इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती चली गई और इसने बेनिफिट दिया ऐसे रिटेल के सेक्टर की कोई कंपनी। ये लोग बेचते थे फुटवेयर। जब लोगों के पास पैसे होते हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं, जिसकी इफेक्ट आपको इधर दिख रही है। करीबन 2006 में 5 करोड़ पेयर्स ये लोग बेचते थे। अगर अब 2006 के बाद 10 साल बाद 2016 में देखो, तो जो इनकी नंबर ऑफ पेयर 5 करोड़ बिकती थी वो करीबन 14 करोड़ बिकने लगी। वी कैन से इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम, राइट। तो नंबर ऑफ पेयर इनके 3 गुना ज्यादा बिके 10 सालों में, इसीलिए इनका जो टर्नओवर था वो 3 गुना हो गया। 3 हुआ, कितना हुआ? यस, 200 करोड़ का टर्नओवर जो 2006 में था वो 1700 करोड़ हो गया। कितना टाइम हुआ दोस्तों अंदाजे से? वी कैन से 8x, राइट। तो ऐसा क्यों कि भाई इनके जो पेयर है वो 3 गुना सेल्स बढ़ गया, पर जो इनका रेवेन्यू मॉनिटरी वैल्यू में उसकी इफेक्ट इनको ज्यादा आई। ये फुटवेयर में नहीं दोस्तों, ये आप हर एक कंपनी में देखो। एक सीमेंट की कंपनी जो 2006 में इतना मिलियन टन सीमेंट बेचती थी, आज वो इतना बेचती है। जो बिक्री बड़ी होगी वॉल्यूम में, उससे ज्यादा उनका सेल्स बढ़ा होगा, क्योंकि ये सारी कंपनियां हर साल भाव बढ़ाती है। तो कंपनियों को दो दो फायदे होते हैं, एक तो उनके वॉल्यूम बढ़ते हैं और वो बढ़े हुए वॉल्यूम पे इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से कंपनियों के सेल्स ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने देखा कैसा कंसिस्टेंटली हर साल टर्नओवर बढ़ता चला गया। अब दोस्तों अगर टर्नओवर बढ़ता है तो इसका मुझे क्या फायदा है एज अ स्टेक होल्डर? मैं कंपनी का एक शेयर लेके बैठा हूं, तो मेरे को क्या फायदा है? जब मैंने ये कंपनी देखी दोस्तों, करीबन 2008 या 9 का समय होगा, तब ये कंपनी 300-400 करोड़ का टर्नओवर करती थी। व्हेन वी वॉट दिस कंपनी, उस समय हम कंफ्यूज थे, बहुत सी कंपनियां थी, मिर्जा इंटरनेशनल, ना बाटा, ना लिबर्टी शूज, ना देयर वर सेवरल कंपनीज। तो कौन सी कंपनी खरीदे? क्वालिटी पैरामीटर ने बताया कि रिलैक्सो इज अ डेट फ्री कंपनी, अच्छा ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन इनके बाकी कंपनियों से ज्यादा अच्छे। तब वो टाइम पे दोस्तों ज्यादातर कंपनियां लॉस करती थी और रिलैक्सो के मार्जिन कितने थे आप देख रहे हो, हियर यू कैन सी। वो ये 2-3-4% के मार्जिन पे चलती थी, राइट। तो जब कोई कहे कि ये कंपनी के मार्जिन खाली 3-4% है, मत लो। सोचो पहले कि इमर्जिंग इंडस्ट्री शुरुआत में ये एक्सपेंशन मोड पे होते हैं, मार्जिन कम रहते हैं। जैसे धीमे धीमे ये ग्रो करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम पे काम करते हैं, मार्जिन अपने आप बढ़ते हैं दोस्तों, राइट। तो हम ये सोचते हैं यार 3-4% मार्जिन पे क्या लेने, लेकिन दोस्तों व्हेन वी कंपेयर देम विद अदर पीयर ग्रुप, तो बाकी की कंपनियां लॉस करती थी, राइट। तो हमको इतना समझ में आया, आपने पहले भी क्वालिटी पैरामीटर देखा था लास्ट वीक, कि जब सारी कंपनियां लॉस कर रही है तब कुछ एक दो कंपनियां बाटा और रिलैक्सो जैसी प्रॉफिट कर रही है। तो यानी बाटा रिलैक्सो में कुछ बात है जो दूसरों में नहीं, और इनफैक्ट बाटा से भी अच्छे मार्जिन रिलैक्सो के रहते हैं, राइट। सो वी वर अट्रैक्टेड टुवर्ड रिलैक्सो, और हमने सोचा यार हम नहीं है और इनका धंधा देखो 100 करोड़ से 400 करोड़ हो गया, कितनी मजा आएगी अगर मेरे रहते ये धंधा 400 से 1000 करोड़ हो गया, तो मेरे को तो मजा आ जाएगी, राइट। डर लगता था, खाली उम्मीद करते थे, राइट। पर ऐसा नहीं होता है कि लोग बोलते हैं ना, मैंने शेयर खरीदा पीयूष भाई और शेयर गिरने लगा, मैंने जिस दिन बेचा उस दिन से चलने लगा।
तो ये उनकी गलत भावना है, गलत वो चीज देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शेयर रोज गिरता है, रोज चलता है, आप ट्रैक ही उसको क्यों कर रहे हो? ट्रैक कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, राइट? नॉट टू ट्रैक द शेयर डेली, नहीं तो ऐसा ही लगेगा। कितना ही हम डरते थे, पर देखो 2008-9 का 400 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों, देखते ही देखते हमारे सामने 2500 करोड़ का भी हो गया कि नहीं? सो यस, हमने जो उम्मीद रखी कि धंधे बढ़े, धंधे इनके अच्छे बढ़े। ये 20 सालों में पूछने का दोस्तों कि यार हर साल कैसे धंधे बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईच एंड एवरी ईयर, क्या कभी कोई बुरा समय आया ही नहीं? क्या इंडिया में 20 साल में मंदी कभी आई नहीं? क्या बुरा समय कब आया था? 2008 में एक बुरा समय आया था, तो वो समय पे भी देखो नंबर ऑफ पेयर इनकी तो बढ़ती जा रही थी, तो नंबर ऑफ पेयर इनकी कंटिन्यू बढ़ी। जहां पे देख रहे हैं 2017 में, 2017 दोस्तों एक लैंडमार्क है, जैसे हम कहते हैं ना 2008 एक लैंडमार्क है, वैसे 2017 को कैसे लैंडमार्क कर सकते हैं? यस, एनीबॉडी, कौन हाईलाइट करेगा? चैट बॉक्स इज ओपन और यू कैन इवन रेज योर हैंड। दोस्तों जैसे 2008 को याद रखा जाता है, वैसे 2017 भी क्यों लैंडमार्क है? क्या घटना है 2017 की? यस प्लीज, एनीबॉडी। नोटबंदी। नोटबंदी नहीं सर, वो उससे पहले थी ना। 2017 में कुछ हुआ था, याद करो। आपने जब जीडीपी डेटा बनाया, जीडीपी डेटा तब आया था ये, याद करो। 2017 से पूरी दुनिया में मंदी चल रही है दोस्तों, पूरी दुनिया में जीडीपी अफेक्ट होगी वर्ल्ड वाइड। तो जितनी भी डेवलप कंट्री थी वहां पे ग्रोथ कम हो गया। अब जब वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कम होता है, इसकी इफेक्ट मॉनिटरी पे पड़ती है। हम सबकी जेब पे उसकी कुछ इफेक्ट आती है। हमें लगता है यार यूएस का यूके काम से क्या लेना देना, लेकिन पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये पूरी साइकिल है, चेन है, राइट? हम देखेंगे ज्यादातर कंपनियां आप इंडिया में भी देखोगे तो अफेक्ट हुई होगी, जैसे यहाँ पे फुटवेयर हुए, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हो रिलैक्स होकर फुटवेयर कम बिके, तो मतलब बाटा पे भी यही इफेक्ट होगी, मिर्जा पे भी यही इफेक्ट होगी, ज्यादातर कंपनियों के सेल्स कम हुए होंगे। देखो फुटवेयर कम बिके, उसकी इफेक्ट किधर आई? रेवेन्यू पे आई ना। तो ऐसे कितने वाक्य है जब इनका धंधा डिक्रीज हुआ था दोस्तों, ये जरूर देखने का जब आप कंपनी रिसर्च कर रहे हो। देखो मैंने यहाँ पे टिक किया है, एक यहाँ पे धंधा डिक्रीज हुआ था, एक 2003 में धंधा डिक्रीज हुआ था, हुआ। फिर उसके अलावा एक जहां पे दिख रहा है, अब भी मैंने देखा जहां पे 2017 में धंधा डिक्रीज हुआ, राइट? और जहां पे 2021 में क्या हुआ? यस, यहाँ का इवेंट किसी को याद है क्या? व्हाट हैपेंड इन 2021? कोविड, है ना? या तो कोविड के आते ही काफी इफेक्ट हुई थी सारी इंडस्ट्रीज। तो पिछले 20 सालों में इन्होंने भी बुरा समय देखा है, 1 2 3 4 बार इनके धंधे गिरे। दोस्तों जब धंधे गिरते हैं शेयर चलते नहीं है, क्योंकि जब धंधे गिरते हैं तब प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है और आपके भाव पे इफेक्ट आती है, राइट? तो होगा ये कंपनी की अर्निंग जबरदस्त। आज अगर ये कंपनी 100 करोड़ से 2600 करोड़ पहुंची है, वी कैन से ह्यूज सेल्स ग्रोथ किया इसने, राइट? अराउंड वी कैन से 26 टाइम सेल्स बढ़ा। पर ये सेल्स बढ़ने से मुझे क्या फायदा दोस्तों? मुझे ये फायदा कि मेरे पास जो शेयर होंगे इनके, जो निवेशकों के पास शेयर इनके पड़े हुए हैं, उनका एक हिस्सा होता है, आधा टका, 1%, 5%, 0.05%। उन्होंने जो शेयर लिए हुए हैं उनपे क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है धंधा बढ़ने से? दोस्तों क्या लगता है आप? देखो कंपनी के प्रॉफिट 8 करोड़ थे, 8 करोड़, राइट? हम देख रहे हैं कि ये 8 करोड़ के प्रॉफिट आज 233 करोड़ पहुंच गए। तो प्रॉफिट कितना बढ़े? 29 गुना। सेल्स कितना बढ़ा था? कितना था फिगर? 125, 21 गुना। दोस्तों 21 गुना धंधे बढ़े, 29 गुना प्रॉफिट बढ़े, ये तो आपको लॉन्ग टर्म में दिख रहा है, पर बीच में जो इन्होंने प्रॉब्लम लाए होंगे वो हमें नहीं दिखेंगे। आप दोस्तों जब धंधे डाउन होते हैं उसकी सीधी इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आती है। 2006 में इनके धंधे अफेक्ट हुए, प्रॉफिट भी जो यहाँ पे 5 करोड़ थे, 3.7, 3.3, सेल्स बढ़ते जा रहे थे। कोई भी कंपनी जिसके सेल्स बढ़ते हो वहां पे कभी कोई चिंता नहीं करने की, क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स में फर्क है। सेल्स आ रहा है मतलब ये तो इकोनॉमी का सपोर्ट है, देश का सपोर्ट है, लोग कमा रहे, माल खरीद रहे। पर प्रॉफिट जो आते हैं दोस्तों, प्रॉफिट यूं ही नहीं आते, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में कितने फिल्टर होते हैं। अगर यहाँ पे हम 2010 में देख रहे हैं कि कंपनी के पास 550 करोड़ उन्होंने जूते बेचे, तो ये 550 करोड़ में से उनके पास तो 38 करोड़ ही बचे। एक्चुअल कैश फ्लो क्या है कंपनी का? 38 करोड़ है ना, प्रॉफिट 38 करोड़ का कंपनी का है। तो ये 550 करोड़ में से 38 करोड़ चले गए, सॉरी 500 करोड़ चले गए। ये किधर चले गए दोस्तों? हाँ किधर किधर गए होंगे? एनीबॉडी? कहां पे ये 500 करोड़ चले गए बोलो? रॉ मटेरियल में गए होंगे ना, एम्प्लॉय में, कितनी अलग अलग खर्चे होते हैं। अब जब ये लोग इतना सब धंधा अपने देश में कर रहे हैं, पॉपुलेशन एसेट है अपनी कंट्री की, तो ये पॉपुलेशन के पास पैसा होता है तो कंपनियों को फायदा होता है। तो रिलैक्सो अगर हर साल 2-2.5 हजार करोड़ का माल बेच पा रही है तो वो इंडिया की वजह से, इंडिया में बेच रही है, तो उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों? राइट? जब इंडिया की एसेट यूज हो रही है तो इंडिया में टैक्स भरना है। तो रॉ मटेरियल ना, एम्प्लॉय ना, टैक्स ना, काफी अलग अलग चीजें निकलने के बाद कंपनी के पास बचे दोस्तों 38 करोड़।
राइट। ये 38 करोड़ हम सब लोगों के हैं दोस्तों, स्टेक होल्डर्स के, राइट। तो ये 38 करोड़ पे देखो, जब यहां पे ऐसा कई समय हुआ होगा जब प्रॉफिट आपके डिक्रीज हुए, 38 के 27 करोड़ हो गए। तो ये जो प्रॉफिट डिक्रीज हुए दोस्तों, किसके हुए? हम सबके हुए, आपके हुए, मेरे हुए। ये 38 करोड़ कलेक्टिव प्रॉफिट है पूरी कंपनी का। आपने जो ईपीएस लिखा वो क्या है? अगर 38 करोड़ के प्रॉफिट में 31 रुपए का ईपीएस था, 31 का ईपीएस था, राइट, तो सीधी बात है दोस्तों, आज अगर इसका प्रॉफिट 233 करोड़ है, ईपीएस का मतलब मेरे पास एक शेयर है, मुझे 31 रुपया मिलता था, राइट। जब ये कंपनी 2000 में खाली 8 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, मेरा ईपीएस 6 रुपए था, यानी मुझे एक शेयर पे 6 रुपया मिलता था। दोस्तों फर्ज करो कंपनी अगर 50% डिविडेंड देती है, राइट, रिलैक्सो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो कंपनी 50% डिविडेंड देती है, तो मेरे को डिविडेंड कितना आएगा? यस एनीबॉडी? चैट बॉक्स इज ओपन। इफ माय ईपीएस इज 6 एंड कंपनी विल पे 50% डिविडेंड ऑफ देयर प्रॉफिट, हाउ मच डिविडेंड आई विल गेट? मेरे को कितना मिलेगा दोस्तों? या 3, बराबर ना? 6 रुपए अर्निंग है, सॉरी सॉरी या 6.6, या 6.6 अर्निंग है, तो मुझे 3.3 रुपीज मेरे बैंक में डिविडेंड आएगा, राइट। अब जब ये प्रॉफिट बढ़ के 650 करोड़ 500 करोड़ हुआ, तो मेरी इंडिविजुअल प्रॉफिट बढ़ गया। पहले मेरे को एक शेयर पे 6 रुपया मिलता था, अब मेरे को कितना मिलने लगा? 31 रुपया पर शेयर अर्निंग। बैंक में डिविडेंड कितना आएगा दोस्तों? इफ देयर डिविडेंड पॉलिसी 50%, यस प्लीज, अभी कितना आएगा? या बराबर है ना, 15.5। तो जो मैंने शेयर एक बार लिया, मुझे 3 रुपया 30 पैसा डिविडेंड आया, मुझे हर साल डिविडेंड आता जा रहा है, इसमें मंदी आए तेजी आए मेरे बैंक में पैसा जमा होता जा रहा है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। रोज शेयर गिर रहा है, चल रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है हमें। अब 30 रुपए पे मेरे को 15 रुपए डिविडेंड आने लगा, मेरे लिए खुशी की बात है, मेरी इनकम बढ़ी। अब सब लोग प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे एवरेज बढ़ी। अगर एक कंपनी, राइट, जो 6 रुपया आपको कमा के देती है, आपको 6.6 रुपीज एनुअल इनकम अगर कोई कंपनी देती है, ऐसी कंपनी को दोस्तों आप कितने में खरीदोगे? या चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कितने में खरीदूंगा मैं अगर 6 रुपया 60 पैसा की मेरी अर्निंग है कोई कंपनी में? तो विनीत भाई ने लिखा है 60 रुपीज। देखो अगर विनीत भाई 60 रुपए डालेंगे, रजनीश भाई ने 100 लिखा, या अगर कोई 100 रुपया डालता है या 60 रुपया डालता है, उसको मिलता क्या है? 6 रुपीज 60 पैसा एनुअल इनकम, राइट। ये शेयर मुझे क्या 5 रुपए में मिलेगा? ऐसा नहीं बड़े, मैं कह रहा हूं मेरे को एक कंपनी है जो 6 रुपया 60 पैसा हर साल कमा के देती है, वो शेयर मुझे खरीदना है, क्या मुझे वो 5 रुपए में मिल सकता है? नॉट नॉट पॉसिबल। कैसे? अरे हम एफडी लेते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस है दोस्तों, या मैं भूल गया किधर था। हाँ राइट, हम लोग कितने में शेयर खरीदेंगे वो डिपेंड किस पे करता है? हमारी इनकम पे। जो कंपनी मुझे 5-6 रुपया कमा के देती है, उसकी कीमत होगी 60-100 रुपया। अब ये 5 रुपए में मिलने नहीं, राइट, क्योंकि इंडिया में वैसे भी 100 रुपया इन्वेस्ट करके गारंटेड फिक्स सिक्योरिटी कितना देती है? 5%, बराबर कि नहीं? तो मेरे को 100 रुपया खर्च के कितना मिल रहा है? 5 रुपये। इतना तो मैं खर्चना पड़ेगा 5 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपीज, राइट। यहाँ पे इन दिस केस इफ यू आर लुकिंग हियर, ये कंपनी की कीमत कितनी होगी, यहाँ पे कहीं अपने भाव नहीं लिखे हुए, कोई टेंशन नहीं, भाव देखने की जरूर नहीं है, भाव ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान रखना, विनीत भाई और प्रज्ञेश भाई ने बोला कि भी हम 60 से 100 रुपए में खरीद सकते, ये रेंज ऐसे ही बनती है। खरीदने वाले और खरीदने वालों की बार्गेन पावर और बेचने वालों की ऑप्टिमिज्म, ये दोनों चीजों से भाव बनते हैं, और ये भाव की एक रेंज बनती है कंपनी की अर्निंग से, उसकी कंसिस्टेंसी से। अब यही कंपनी, ध्यान रखना, इसका ठिकाना नहीं है, इसने इस साल मेरे को 6 रुपया 60 पैसा कमा के दिया, अगले साल ना भी दे, बहुत वोलेटाइल है, कभी प्रॉफिट करती है कभी लॉस करती है। तो क्या ऐसी कंपनी पे हम ज्यादा पैसा खर्चेंगे दोस्तों? उसका भाव थोड़ा नीचे रहेगा कि नहीं, राइट। तो सीधी बात है, जो कंपनी हाई कंसिस्टेंट होती है, ऐसी कंपनियों को ज्यादा भाव, राइट। अब मैं लेके चलता हूं यहाँ पे कि चलो ये कंपनी है जो 60 से 100 रुपए लोग खर्चने के लिए तैयार है, क्योंकि एक शेयर पे 6 रुपया तो मिलता है। यही कंपनी दोस्तों, यस यस ध्यान दो विनीत भाई प्रज्ञेश भाई, के भाव 100 और 60 है, अभी 31 रुपया अब मेरे को कमा के देने लगी है। क्या ये 31 रुपए कमा के देने वाली कंपनी अभी भी आपको 60 रुपए में मिलेगी विनीत भाई? हाँ, नो, ये लॉजिकल पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली भाव बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपए पे 5 रुपए कमाने की आदत है, 100 पे 5, तो 60 पे 31 कमाऊंगा तो ये तो कितना ब्याज हुआ? 50% ब्याज कहां मिलता है इधर भी, राइट। तो ये हमेशा जो शेयर बाजार के भाव होते हैं वो एफडी से तो कम ही रहेंगे,
ऑलवेज ऑलवेज इस चीज पे ध्यान देना आप कि कभी एफडी से ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। जितना ये अर्निंग बढ़ती जाएगी भाव बढ़ते जाएंगे। अब बोलो यार शेयर बाजार बहुत टूट रहा है ना, टूट टूट के भाव आधा हो गया। कितना भी टूटे उसका एक लेवल होता है, उसके नीचे नहीं आएगा। क्यों? उसको कौन सपोर्ट देगी? उसको अर्निंग सपोर्ट देगी, क्योंकि वो एफडी से नीचे थोड़ी ना उसका भाव जा सकता है। नहीं तो एफडी छोड़ के इधर आ जाए लोग, राइट? तो एक रेंज होती है, रेंज बनती है अर्निंग से। अब ये कंपनी 6 रुपए वाली मुझे जो कमाई देती थी, इसकी रेंज 60 to 100 थी। जब अर्निंग अपग्रेड हुई 30 रुपया, तो इसका भाव अपग्रेड हुआ होगा कि नहीं दोस्तों? राइट? जो लोग इसी कंपनी को 60 में खरीदने को तैयार थे, वो आज इसी कंपनी का 300 से 400 देने को तैयार हो जाते। व्हाई? बिकॉज ऑफ अर्निंग, राइट? तो इन्वेस्टर को पता रहती है कंसिस्टेंसी, अरे यार हर साल कमाती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ये हर 2-3 साल में घाटा करती है, राइट? तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। अब यही कंपनी टर्नओवर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ने लगे, और अब ये कंपनी मुझे 233 करोड़ कमा के दे रही है। हाउ मच? 233 करोड़। तो इसकी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना होगा? राइट? यहाँ पे मैंने 9.4 लिखा हुआ है। थोड़ी देर ये ईपीएस मत देखो, ये गलत है, राइट? ये कैसे गलत है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसका रियल ईपीएस कितना बनता है? अगर ये कंपनी 38 करोड़ पे मुझे 31 रुपया देती थी, तो 233 करोड़ पे मुझे आज कितना मिलता होगा अप्रोक्सीमेटली? कैसे गिनेंगे? किसी को कोई आइडिया? विनीत भाई 38 नहीं, नहीं नहीं, देखो 38 नहीं हो सकता है, क्योंकि 38 पे तो मुझे 31 रुपया मिलता था, है ना? तो अभी 233 करोड़ है, तो कितना मेरी अर्निंग होगी? सर तो इसको हाँ इसको बोलो। इसको ऐसे निकालेंगे कि ये जो हमारा करंट ईयर का ईपीएस है, हाँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा फर्स्ट ईयर का इसका ईपीएस था। बिल्कुल सही बात है उसके राजकुमार जी। बाद उसके करेक्ट। बाद उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ, तो हमारे बराबर, को रियल ईपीएस मिल जाएगा। राइट, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपन जो पढ़ाई बचपन में जो पढ़ाई में आता था, है ना? लेकिन सर कि यहाँ पे एक चीज है हाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई है, मैंने आपकी जो आप वीडियो आपने अपलोड करी बराबर है, उससे देख के मैंने नोट कर राइट। लिया था। हाँ। सर यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो सर मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ आपसे, यानी बराबर आप भी यानी काफी क्लासेस बीत चुके हैं, पर ये है। दिमाग में मेरे बार बार आ रहा है, क्या ये जो प्राइस बढ़ता है शेयर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ ईपीएस को ही देख के बढ़ता है? अगर मान लो कंपनी की सेल यानी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, दो चीज होती है, यही हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। राइट। मतलब दो चीज होती है राजकुमार जी, खाली अर्निंग नहीं। यहाँ पे हम्म, मैंने अभी अर्निंग लिखी है, अर्निंग के साथ दूसरी भी चीज होती है, और वो होती है, सेल्स। नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा। सेल्स बढ़ने से तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो मुझे अच्छा। भरोसा रहता है फ्यूचर अर्निंग पे, राइट? और ये अर्निंग के अलावा मुझे और क्या मिलता है? एक और चीज मिलती है ना, भूल गए डिविडेंड। क्या सर? डिविडेंड। नहीं, वो तो इसी में से मिलती है, इसी का अच्छा। पार्ट है। और अच्छा। इसके अलावा मेरा 1 रुपया पड़ा है कंपनी के पास, वो कौन सा आया यार? बुक वैल्यू। हाँ, बुक वैल्यू। तो ये दोनों चीज पे डिपेंड करती है भाव, राइट? मान लो कंपनी लॉस करती है, तो लॉस में की कंपनी का भाव जीरो तो होता नहीं है, राइट? उसका जो भाव बनता है वो अपनी बुक वैल्यू से बनता है, राइट? और ये भाव की माया जाल हम अभी आगे देखेंगे, अभी हमने भाव को कंसिडर नहीं किया है, तो थोड़ी देर भाव भूल जाएंगे, बराबर। यानी सर अभी तक, क्योंकि ये चीज मेरे को बार बार कंफ्यूज कर रही है, हम्म, ईपीएस जो है वो हाँ पहला स्टेप है, यानी अभी हम डाटाबेस पॉइंट पे राइट, बात कर रहे हैं, बराबर, अभी हम डेटा पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ जो अभी तक सामने आया है वो यही सामने आया है कि ईपीएस, सेल्स, प्रॉफिट, ये सबको मार्केट देखती है, उसके हिसाब से उसके शेयर्स के रेट बढ़ते हैं। बराबर है लेकिन सर। अगर किसी कंपनी के ईपीएस हम्म, नहीं बढ़ रहा है, ठीक हाँ, है, तो उसको अ, उसके शेयर्स के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, राइट? बराबर है, ये बिल्कुल सही इंटरप्रेट कर रहे हो, बट सर राइट। ये ऐसे, यानी ऐसे क्यों हो रहा है मेरे को ये जानना है कि ऐसे क्यों ये चीज चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी आपको 6 रुपया कमा के दे रही है और 30 रुपया कमा के दे रही है, राइट? तो दोनों के भाव सेम होंगे क्या? ऐसा हो सकता है सर? सर ये जो आप बोल रहे हो ना, मेरी मेरी ईपीएस की अर्निंग, तो ये हमें हम्म, मिली कहाँ? हमने तो कोई एक शेयर मानो 100 रुपए का खरीद लिया, हाँ। वो 150 चला गया, तो वो हमें मिला कहाँ कुछ? वो तो डिविडेंड में मिला हमें, जो मिला नहीं सर, मिले ना, देखो समझाता हूं मैं। जैसे ये 2000, सन 2000 में इसने 6 रुपये 60 पैसा का अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर किया, राइट? अब इसको कंपनी की भाषा में सुनो तो 8 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, पर ये 8 करोड़ का प्रॉफिट किसका था? कंबाइंड स्टेक होल्डर का, सबका। तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट कितना है? 6 रुपये 60 पैसा। अब कंपनी ये 6 रुपये 60 पैसे का क्या करेगी राजकुमार जी? वो क्या करेंगे 6 रुपये 60 पैसे का? कंपनी पॉलिसी बनाएगी, कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में तय करेगी कि क्या करे दोस्तों, चलो हमने 6 रुपये 60 पैसा कमाया, क्या ये पूरा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दे? अगर ये पूरा आपके बैंक में ट्रांसफर कर देती है, तो इसको कहते हैं कैश डिविडेंड आपके बैंक में आया पूरा। कितना डिविडेंड आया? जो कमाया सब आपको दे दी। अगर कंपनी ऐसा करती है, 6 के 6 रुपए आपके बैंक में जमा कर दिया, तो कंपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या करेगी, राइट? तो कंपनियां क्या करती है? ऐसी कंपनियां जो ग्रोइंग होती है, ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें, एक हुई ग्रोइंग कंपनीज, एक हुई मैच्योर कंपनीज। ग्रोइंग कंपनियां क्या कहती है? एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग 6 रुपये 60 पैसा कमाए ना, चलो 50% डिविडेंड तुम्हारे बैंक में मैं जमा कर देता हूँ, राइट? तो आपके बैंक में कितना आ गया? 3 रुपीज 30 पैसा। बाकी का 3 रुपीज 30 पैसा किधर गया सर?
ये आपका ही है ना, और उन्होंने जमा रखा रिजर्व, क्योंकि इनको नए नए स्टोर खोलने हैं, एक और एक्सपांड करना है, राइट। तो ₹4 भी आप ही का है जो कंपनी की बुक वैल्यू में दिख रहा है ना। ओके आज आपकी कंपनी आपको पर शेयर कमा के दे रही है, उसकी एक XYZ बुक वैल्यू है। हर साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर साल मुझे कैश डिविडेंड मेरे बैंक में जमा हो रहा है कुछ पोर्शन, और बाकी का पोर्शन मेरी बुक वैल्यू में आने से मेरी बुक वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो एक समय पे मैं मेरी कंपनी देखता हूँ तो मेरी एक फिक्स अर्निंग होती है और साथ में मेरे वैल्यूएशन होते हैं जिससे वो भाव बनते हैं। उसकी दूसरी तरफ आप कोई मैच्योर कंपनी देखो, जैसे कॉलगेट कैसी है सर, उसको ग्रोइंग बोलेंगे, सर मैच्योर है वो तो। मैच्योर है कॉलगेट, ना हिंदुस्तान लीवर, ना अभी जैसे TCS भी मैच्योरिटी लेवल पे जा रही है, राइट। तो ऐसी जो कंपनियां होती है मैच्योर, जिन्होंने तगड़ा ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ, जैसे TCS के पास ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का रिजर्व है, क्या करेंगे अभी और इकट्ठा कर करके। इससे तो इन्वेस्टर यही कहेंगे ना भाई, जब तुमको उससे और कुछ एक्सपांशन यूज करना नहीं है तो बांट दो। तो जो पुरानी जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, ये जो उन्होंने ₹6 कमाया वो 100% आपके बैंक में सर क्रेडिट कर देगी, राइट। शेयर की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग बढ़ती है, ये भी अर्निंग हर साल आपके बैंक में क्रेडिट होती जाती है। तो आपकी इंडिविजुअली अर्निंग हर साल बढ़ रही है तो भाव बढ़, वैसे ही कंपनियों की बुक वैल्यू बढ़ती है सर, जो आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रोडक्ट प्रॉफिट, नहीं उनकी नहीं बढ़ती। उनकी बुक वैल्यू बढ़ेगी नहीं, राइट। सर बुक वैल्यू से आपके बोलने का मतलब ये है कि कितने प्राइस में वो बिक सकती है, ये मतलब होता है ना बुक वैल्यू का। नहीं, प्राइस का लेना देना नहीं है सर। कंपनी की बुक वैल्यू मतलब मेरा कितना पैसा कंपनी में जमा पड़ा हुआ है। देखो अपन अपने खुद के घर की बात करें, राइट, कि मैं इस बार मान लो ₹1,00,000 कमाया, 50,000 खर्च हो गया, 50,000 मैंने बचत की है ताकि भविष्य में काम लगे, तो मैं कमाया होऊंगा ₹1,00,000, पर मेरा आज कितना है, तो मेरी वैल्यू तो 50,000 ही हुई, राइट। तो कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है एसेट्स में, वो उनकी बुक वैल्यू होती है, ओके ओके राइट। अब इसको और डिटेल में हम भाव में देखेंगे, अभी मैं भाव में इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, पर हम जाएंगे रिलैक्स होकर नेक्स्ट वीक, है ना। अभी इसको हम खाली EPS के तौर पे देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कंपनी जो 38 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 31 का EPS था, आज 233 करोड़ के प्रॉफिट पे कितना EPS मेरे को जानना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, इज इक्वल टू 233 मल्टीप्लाई बाय 3140 मेरे आज की EPS डिवाइड बाय प्रॉफिट, कितना EPS हुआ 193। अब जरा इमेजिन करो, राइट, कि जो कंपनी एक समय आपको ₹6 अर्निंग देती थी, भाव उसका होगा 60-70 रुपया, आज वही कंपनी आपको पर शेयर 193 देती है कमा के एवरी ईयर। दोस्तों याद रखना, ये एनुअल अर्निंग है, ये आपकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग नहीं है, दिस इज योर एनुअल अर्निंग। तो ऐसी कंपनी आपको ₹60 में अभी भी मिलेगी, इज इट पॉसिबल? नो, राइट। ऐसी कंपनियां आपकी जब अर्निंग ₹200 है तो ऑब्वियस इसका भाव बड़ा होगा। तो दोस्तों कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलिस्टेड हो या लिस्टेड, अगर प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ रही है, मतलब आपकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। आप भाव देखो नहीं देखो, आपको तगड़ा पैसा मिले, राइट। जब भी शेयर बाजार में निवेश करें यही चीज ध्यान में रखें कि आज मैं शेयर ले रहा हूं 10 साल के लिए, कंपनी डिलिस्ट हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, यस आई एम मेकिंग मनी, क्योंकि जब मैं बेचने जाऊंगा मुझे बढ़िया पैसा मिलेगा, राइट। सो हियर इन दिस केस योर रियल EPS इज 193, पर फिर ये ₹9 EPS मैंने क्यों लिखा है, यस क्यों लिखा होगा, ये ऐसा क्यों है, क्यों की दोस्तों, हाँ बताओ क्या कहते थे सर आप, टोटल शेयर कैसा, क्या सर? टोटल शेयर का है ना इसलिए इतना दिखा रहा है। नहीं सर, ये भी 193 भी टोटल शेयर का ही हुआ, नहीं, तो रियल ये EPS इतनी है, ये बोनस है स्प्लिट हुआ उसके कारण वो शेयर की संख्या बढ़ गई ना। बराबर है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है प्रज्ञेश भाई। देखो ये मैं मानता हूं कि जब 38 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, ₹31 मुझे पर शेयर मिलता था, लेकिन 2014 में कंपनी ने स्प्लिट किया दाम अपना, ₹5 की फेस वैल्यू ₹1 हो गई, तो मेरा एक शेयर कितने में कन्वर्ट हो गया, 5 शेयर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मुझे एक शेयर पे ₹31 मिलता था, राइट। अब मैं अगर 2006 में देखूं, 2014 में, तो मेरे को एक शेयर पे ₹11 मिल रहा है, मतलब ये 11 नहीं है, ये असल में कितना है, इज इक्वल टू 10.9 मल्टीप्लाई बाय 5, ₹55 मेरी अर्निंग हो गई। पर शेयर मेरी अर्निंग कैसे बढ़ी, क्योंकि दोस्तों मेरा प्रॉफिट बढ़ा, 38 करोड़ का प्रॉफिट 66 करोड़ हो गया, तो जब प्रॉफिट बढ़ा तो मेरी इंडिविजुअल अर्निंग भी तो बढ़ेगी, राइट। तो स्प्लिट बोनस ये सब चीज की वजह से आपको EPS बराबर नहीं पता चलता है। तो मेरी एक बात दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी जब आप लॉन्ग टर्म कोई भी कंपनी को ट्रैक करते हो, अगर आप EPS ट्रैक करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो EPS ट्रैक नहीं करने का दोस्तों, मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं पीयूष भाई इसका EPS ₹5 था, आज 15 साल बाद इसका EPS ₹5 ही है, कोई भी कंपनी मतलब, तो वो कंपनी बोनस स्प्लिट दिया होगा तो EPS उतना ही है, इसका मतलब ये नहीं है पूरी कंपनी है। आप EPS ट्रैक करोगे कंफ्यूज रहोगे, क्या ट्रैक करने का, सेल्स एंड प्रॉफिट। दोस्तों कोई कंपनी ऐसी है जिसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं,
पर सेल्स नहीं बढ़ रहा है, वो काम का नहीं है, क्योंकि खाली प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं सेल्स के बगैर तो ये टिक नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स ग्रोथ। जो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, मान लीजिए उनका प्रॉफिट कुछ कारणों से घट गया, डिक्रीज हो गया, मान लो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन अभी हाई हो गया, तो इनके प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, पर कोई चिंता नहीं करने की, क्योंकि इनके सेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल के दाम नीचे जाएंगे दोस्तों, प्रॉफिट क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों को साथ में ही दोस्तों चल रहा है, लेकिन नेवर एवर कभी भी सेल्स को प्रॉफिट के साथ हमेशा चले ऐसी उम्मीद मत करो। सेल्स कंसिस्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, पर प्रॉफिट ऐसा नहीं होते दोस्तों, प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं। देखो ये 40 करोड़ का प्रॉफिट 27 करोड़, मतलब कितनी वॉलेटिलिटी, काफी गिरे ना, नहीं तो प्रॉफिट पे भरोसा नहीं रखने का। प्रॉफिट बहुत गिरेंगे, बहुत दौड़ेंगे, अगर आप प्रॉफिट देखते जाओगे तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी दिखेगी। सेल्स ट्रैक करो सबसे पहले और सेल्स के साथ प्रॉफिट को ट्रैक करो, राइट दोस्तों। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनके धंधे बढ़ते हैं उनके प्रॉफिट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर एक कंपनी क्वालिटी हो, डेब्ट फ्री हो, तो ऐसी कंपनियों के प्रॉफिट अच्छे बढ़ते हैं। वहां पे दोस्तों भाव भी जबरदस्त बढ़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे मल्टी बैगर ढूंढना है ना, क्या मेरा शेयर 20 गुना होगा? अगर आप चाहते हो ऐसे शेयर लेना जो आने वाले समय में 20 गुना हो, तो भाव के पीछे मत दौड़ो। ऐसी कंपनियां देखो जिनके टर्नओवर आने वाले समय में 20 गुना हो सकते हैं। अगर टर्नओवर 20 गुना हो सकते हैं तो प्रॉफिट 20 गुना हो सकते हैं, और प्रॉफिट 20 गुना हुए दोस्तों भाव को कोई रोक नहीं सकता है। आप भाव ट्रैक करोगे कभी भी सही राह पे नहीं जाओगे। आप शेयर बाजार में देखोगे, आज जैसा मैंने आपको पहले बताया, बाजार गिरा लोग घबरा जाते हैं, तो ये तो जिंदगी पर चलने वाला है। आपके लाइफ स्पान में अब 20 साल शेयर रखते हो, वो 5 बार आधा होने वाला है। कितनी बार? एक आध बार नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया आधा, 5 बार आधा होगा। और दोस्तों वही आपका शेयर 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना हो। तो कभी शेयर की गिरावट से कभी डरने का नहीं, भाव को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं, क्योंकि भाव तो कठपुतली है, उनके हाथों। सेल्स प्रॉफिट जिनके बढ़ेंगे, भाव उनके पीछे पीछे आए। खाली भाव बढ़ेंगे, सेल्स प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, वो सब सट्टा है, वो टिक नहीं सकता दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू ट्रैक, सेल्स एंड प्रॉफिट। इफ योर कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, तो ऐसी कंपनी में मल्टी ईयर रैली होती है। रिलैक्सो में कोई डाउट नहीं है, 20-25 गुना करके हमको दिया इतने समय में, राइट, एंड स्टिल वी आर पॉजिटिव। ये समय में अभी इन्फ्लेशन जब बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट इनके भी टूटे हुए, धंधे इनके अफेक्टेड, शेयर गिरा हुआ है। पर ऐसा तो दोस्तों पहले भी हमने बहुत बार गिरा हुआ देखा है, जब जब गिरावट आई हमने उसका फायदा उठाया, राइट। तभी हमको ये मल्टी ईयर सेल्स ग्रोथ मिल पाया। ये हर एक कंपनी में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अभी आपने जब क्वालिटी काम किया था ना, 100 कंपनियां थी, उसमें से 80 कंपनियां और 20 कंपनियों का डिफरेंस होता है दोस्तों। धंधे सबके बढ़ेंगे, हर एक के, क्योंकि वो उनके दम से ज्यादा इकोनॉमी से बढ़ रहे हैं। लोगों को जूते चाहिए तो हर एक के जूते बिक रहे हैं, तो सेल्स सबके बढ़ेंगे, 100 कंपनियों के। कुछ ही ऐसी होती है जो सेल्स को भी संभाल नहीं सकती दोस्तों, बढ़ते धंधे में वो बेचारे उड़ जाते हैं बैड मैनेजमेंट की वजह से, पर बाकी ज्यादातर कंपनियां धंधे को बढ़ा पाती है। लेकिन दोस्तों ये 100 में से खाली 20% कंपनी ऐसी होती है जो प्रॉफिट को भी बढ़ा पाती है। Got it? इसीलिए क्वालिटी कंपनी पे ध्यान देने का, डेप्ट फ्री, कम डेप्ट, राइट, अच्छे मार्जिन, जो हमने अलग अलग पैरामीटर देखे थे, ताकि हमारी कंपनी 20% में आए। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद जब हम चेक करें धंधे बढ़िया बढ़े पर प्रॉफिट तो सब बैंक खा गई, हमारे से कुछ आया ही नहीं, राइट। तो आप ये एक्सरसाइज अगर सब कंपनी में करोगे दोस्तों तो काम नहीं लगेगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े ही नहीं होंगे। उनके प्रॉफिट ऐसे बढ़ेंगे वापस आएंगे, ऐसे बढ़ेंगे वापस आएंगे। कुछ ही कंपनियां होती है जो प्रॉफिट बढ़ा पाती है, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड योर एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज, राइट। या विनीत भाई ने लिखा है इक्विटी इंक्रीज, या बिल्कुल सही बात है आपकी। जब जब बोनस आएगा इक्विटी इंक्रीज होगी। जब मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था सब दोस्तों कि जैसे रिलैक्सो है, रिलैक्सो कहती है मेरे को बोनस देना है, राइट, तो रिलैक्सो बोनस कौन से केस में दे सकती है? उसकी इक्विटी कितनी है? 6 करोड़। तो इनको दूसरा 6 करोड़ चाहिए होगा बोनस देने के लिए। अब क्या ये 6 करोड़ ला सकेगी? दोस्तों ये कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, आपको क्या लगता है 6 करोड़ इनके लिए मुश्किल है क्या बोनस देना? यस, दे कैन डेफिनेटली। तो इसीलिए अच्छी कंपनियां बोनस दे सकती है और देती भी रहती है। पर वो कंपनियां जो लॉस कर रही है वो आपको बोनस देगी दोस्तों। उनकी इक्विटी जितना वो कमाते हैं ये कहां से देंगे, राइट। तो देखो यहां से भी पता चलता है उन्होंने बोनस कब कब दिया। यहाँ 6 से 12 करोड़ का इक्विटी हुआ मतलब बोनस दिया, राइट। यहाँ पे स्प्लिट किया था, इक्विटी नहीं बढ़ा था मतलब कोई बोनस नहीं। या 12 करोड़ की इक्विटी 25 करोड़ होगी मतलब क्या, और एक बार बोनस दिया। तो जब जब ये बोनस देंगे इनकी इक्विटी डबल हो जाएगी अगर एक एक बोनस देंगे, राइट। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज। आप सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप लोगों ने ये काम किया तब आपको कुछ
जरूर लर्निंग मिली होगी आपकी कंपनियों में से, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 यहाँ से शुरू करता हूँ, A to Z, राइट। वी विल चेक योर एवरीबॉडीज कंपनी। तो हम सबसे पहली शुरुआत अविनाश भाई से करेंगे। अविनाश जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर, या अविनाश भाई ने देख लो दोस्तों, या वेलकम अविनाश जी। आपने सर एफएल पे काम किया। अब एफएल की इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है ना सर, अभी इनका आईपीओ आया था, राइट। तो एक अपने एफएल पे काम किया। चलो, हमने जब आईपीओ आया तब हमने इनके सेल्स डेटा देखे थे सर, सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा ग्रोइंग थे। हमको लगा कि चलो आने वाले समय में भी धंधा बढ़िया ही बढ़ेगा। सो वी ऑप्ट ड्यूरिंग आईपीओ। चलो आईपीओ में तो लगते नहीं है, पर आईपीओ के बाद हमने इनको इकट्ठे की एंड वी आर हैप्पी। अच्छा ग्रोथ किया इसने। ब्रिटानिया, यस, ये कंपनी के भी धंधे बढ़िया बढ़े। आपने पूरा जब डेटा डाला तो आपको आइडिया आई होगी। रूट मोबाइल जस्ट अभी आईपीओ आया, अगेन अ ग्रोइंग कंपनी। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ इनका प्राइवेट बैंक जैसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में ग्रोथ होता है 8 से 10%, प्राइवेट बैंक का ग्रोथ होता है 15%। बट यस, ग्रोथ दिखा होगा, हम अभी देखते हैं। और आपने टीटी के प्रेस्टीज पे काम किया है। ये सब में से सब कौन सी कंपनी का डेटा ओपन करे बोलो? आप बोलो वो एक कंपनी, एक आपकी चॉइस, एक पब्लिक की चॉइस। पहले आपकी चॉइस। ठीक है, तो अभी एफएल ले सकते हैं सर। ओके, चलो मैं एफएल ओपन करता हूँ। लेकिन देखो अवनीश भाई, एफएल से लॉन्ग टर्म सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, राइट। तो जब ऐसा डेटा हो ना, लिमिटेड डेटा, अविनाश भाई, मैं सबको कहना चाहूंगा, when you have limited data, don't put 100% trust, ओके, राइट। क्योंकि लिमिटेड डेटा है, अभी आपको पता नहीं है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जब आप कंपनी को रखते हो तब आपको धीमे धीमे पता चलता है कंपनी क्या कहती है और क्या करती है। क्या ये वो करते हैं जो वो कहते हैं, वो धीमे धीमे पता चलेगा। तो शुरुआत में जब आप कोई नए आईपीओ वाली कंपनी लो, स्लोली स्लोली स्टेक बढ़ाओ, कोई जल्दबाजी की जरूर नहीं। डेटा के आधार पर अभी आपके पास जब आईपीओ आया तब कितने डेटा थे सर? यहाँ तक के, है ना? 18 तक के थे। 18 तक। तो आपने प्रीवियस डेटा सर किधर से लिए? एक तो उनके वेबसाइट पे मिले थे, और दूसरा था वो मनी कंट्रोल से कुछ का डेटा मिला। ओके, राइट। 2014 का मनी कंट्रोल से मिला, और 16 और 15 का जो है वो उनके वेबसाइट से ही 16 तक का मिल गया। तो 16 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 15 का भी था। हाँ बराबर, देखो ऐसा ही करने का। तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं, राइट। एक तो खुद कंपनी की वेबसाइट पे जाने का, वहां से अच्छे डेटा मिल जाते हैं। उसके अलावा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में से हम ले सकते हैं, बराबर। कंपनियां क्या करती है, जैसे मान लो आपने 2019 का एनुअल रिपोर्ट ओपन किया बीएससी की साइट पे जाके, तो कंपनी आपको 5-1 साल का डेटा उसमें देती है, राइट। तो उसमें से भी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, राइट। सेल्स और प्रॉफिट की ये लोग आपको हिस्टोरिकल डेटा देते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट बड़े काम की चीज, राइट। ज्यादातर इन्वेस्टर को बोरिंग लगते हैं, वो इसमें टाइम नहीं बिगाड़ते, और इसलिए फिर उनका टाइम वो दूसरी जगह पे बिगड़ता है जो प्रोडक्टिव नहीं। एनुअल रिपोर्ट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग फॉर इन्वेस्टर, राइट सर। एक एनुअल रिपोर्ट हुआ, दूसरा एक आरएचपी सर। जब आईपीओ आता है कभी भी कोई कंपनी का, तब कंपनी आरएचपी देती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें भी वो पुराना डेटा देते हैं कि देखो हमारा धंधा ऐसा ऐसा बड़ा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपको आरएचपी से भी डेटा मिलेगा। ऑलराइट सर, ओके। अभी मैं आपका इतना डेटा ले रहा हूँ सर, ये कंपनी आपकी ग्रोथ कर रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही। बढ़िया एकदम। जब हमने आईपीओ में देखा, हमने देखा क्या बात है, कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा है। चलो, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, हो सकता है कि हम शेयर लेंगे और आने वाले 5-10 साल में और धंधे बढ़ेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और आईपीओ के बाद भी कंपनी का टर्नओवर सर 250 का, 350, 500 और अभी 1000 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स सर बढ़ता जा रहा है, यस, राइट। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग। सेल्स बढ़ रहा है तो उसकी इफेक्ट किधर पड़ेगी सर? प्रॉफिट पे पड़ेगी। सेल्स इनके 15 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंचे, प्रॉफिट इनके किधर पहुंचे सर? 1 करोड़ से 200 करोड़। जब आईपीओ आया कहा इनका 50 करोड़ का, 10 से 50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 200 करोड़। अगर ये 50 से 200 करोड़ प्रॉफिट पहुंचा है, ऑब्वियस है सर, अगर हमने आईपीओ के बाद लिए होंगे तो आज कमाए होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, राइट सर। कि मेरी इंडिविजुअल इनकम बढ़ी है यहाँ, राइट सर। सो यस, सेल्स इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, और इनके प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इनका डेसिमल हटा देता हूं, और इसका एक देखो, आपको हम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करते हैं सेल्स का। कौन सा चार्ट? लाइन चार्ट, जस्ट ओके। सर सेल्स बढ़ रहे, यस, है ना? सेम चीज। प्रॉफिट बढ़ रहे सर, प्रॉफिट इनके, हाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है सर। शायद ये लाइन चार्ट उल्टा हो, लाइन उल्टा ही है, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, दोनों कैसे हैं? अप मूविंग, प्रमोशन में चल रहे हैं। राइट। तो हमेशा ये जो सेल्स होता है ना, जब सेल्स बढ़ता है
जो सेल्स आपके ग्रो होते हैं उसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब कंपनी का धंधा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, राइट? जब आप कहीं कहीं सुनो कि माई कंपनी हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग पे, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़े ऐसे ही, तो सेल्स अच्छे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, राइट? पर उसके साथ अगर आप मार्जिन के चार्ट भी देखो, अभी इनकी ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, इतनी हिस्ट्री है हमारे पास, पर चार्ट की हिस्ट्री से आपको क्या पता चला सर? चार्ट की हिस्ट्री और सेल्स और प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। कभी प्रॉफिट डिक्रीज होता है, कभी बढ़ रहा है। हाँ, तो ये तो अभी छोटी हिस्ट्री है सर। आने वाले समय में जब इसके 10-15 साल हो गए होंगे, आप क्या देखोगे पता है? प्रॉफिट बढ़े, मतलब मार्जिन बढ़े, वापस घट गए, वापस बढ़े। तो सेल्स ऐसे चलता है, प्रॉफिट ऐसे चलता है, पर मार्जिन कैसे चलता है सर? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट? वो अपनी रेंज को अपग्रेड करता है और फिर वापस वो अपने रेंज में चलता रहता है, राइट? तो मार्जिन से उम्मीद नहीं करने का कि वो कंटिन्यू बढ़ते जाए, वो एक समय पे बढ़ेगा, राइट? जब आपकी कंपनी के मार्जिन बढ़ते हैं सर, उसको वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं, राइट? तो आपकी कंपनी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब दोनों प्रकार से बढ़ रही है, इसका मतलब हम ये माने धंधे भी बढ़ रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, राइट सर? आने वाले समय में क्या अच्छी उम्मीद कर सकते हैं सर कंपनी से? हाँ, अभी प्रॉफिट और सेल्स देख के तो कर ही सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि चलो सब अच्छा है, उम्मीद करेंगे कि धंधे बढ़ते ही जाए, राइट? इन्होंने अपनी हिस्ट्री में सर कितनी बार लॉस किया है? एक ही बार। नहीं नहीं सर, लॉस लॉस, ये लॉस नहीं है सर। इन्होंने 1 करोड़ का तो प्रॉफिट किया ना, प्रॉफिट, ओके, हाँ, लॉस जीरो टाइम। जीरो। तो ऐसे जीरो लॉस कंपनियां ढूंढने की सर, इनकी आदत होती है, कभी भी लॉस नहीं करने देते। आपकी रिलायंस है, सिंस बर्थ कभी उन्होंने लॉस नहीं किया। कितनी कंपनियां हैं, L&T 50 साल से डिविडेंड कंटिन्यू दे रही है, कभी लॉस नहीं किया। जैसे कितनी कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंट होती है, जो कभी लॉस नहीं करती है, राइट? तो ऐसी कंपनियों पे ध्यान रखने का कि इन्होंने कितनी बार लॉस किया। अगर मान लो ये कंपनी ने 3-4 बार लॉस किया हो, तो ऐसी कंपनी का भविष्य भी कैसा उम्मीद करने का? धुंधला। मतलब मैनेजमेंट को आता नहीं है प्रॉफिट कैसे करना है, मैनेजमेंट बार बार लॉस पे चली जाती है, राइट? ऐसे मैनेजमेंट के साथ रहना बहुत अच्छी निशानी नहीं, बराबर सर? So here we have tracked your sales and profit and yes it is growing. इनके अलावा एक पब्लिक चॉइस की कंपनी देख लेते हैं, राइट? ये पूरे डेटा में जैसे इन्होंने निकुंज भाई ने लिखा है SBI, राइट? लेट मी चेक SBI, यहीं पे है SBI। देखो SBI की एक हिस्ट्री लंबी है, हमको लंबी हिस्ट्री से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे भी डेसिमल डिक्रीज कर देता हूँ, राइट? चलो, ये भाई जमाना था इंडिया में जब खाली गवर्नमेंट बैंक हुआ करती थी, राइट? लिबरलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन में IMF ने हमको बताया भाई तुम खाली गवर्नमेंट करोगे तो फिर देश बढ़ेगा नहीं, लोगों को नौकरी मिलेगा नहीं, खाली गवर्नमेंट कितना लिमिटेड लोगों को जॉब दे पाएगी। और जब हमने वहां से पैसे लिए IMF से, क्योंकि उस समय हमारे पैसे खाली हो गए थे, तो IMF ने हमको कुछ गाइडलाइंस दी कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ग्रोथ होगा। उसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटों को मौका दो। उसी समय प्राइवेट बैंकिंग को मौके दिए। चलो गवर्नमेंट बैंक तो है पर फिर भी हम इतने पेनिट्रेटेड नहीं है, चलो प्राइवेट बैंक को लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे SBI हम देख रहे हैं करीबन 13% की ग्रोथ से पिछले 25 साल से बढ़ी है, 13% का ग्रोथ, राइट? यही ग्रोथ अगर आप प्राइवेट बैंक का देखोगे तो करीबन 20% का हो, राइट? क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंक के पास बेस नहीं था, उन्होंने जीरो से शुरुआत की और वो एग्रेसिव रहे और उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया, राइट? यहाँ पे SBI 2000 में सर कितना टर्नओवर करती थी? सन 2000 में 22,000 करोड़ का, राइट? और 22,000 करोड़ वो जमाने में तो बहुत बड़ा टर्नओवर हुआ करता था क्योंकि किसी के धंधे नहीं होते थे, राइट? प्रॉफिट ये करती थी 2,000 करोड़। इनके सेल्स कंटिन्यू बढ़ते चले गए, कंटिन्यू। हमने इतने समय में क्या कभी भी देखा है कि SBI के सेल्स डिक्रीज हुए दोस्तों? नेवर एवर, एक्सेप्ट इन 2018, बराबर ना? बाकी इनके धंधे कभी भी नहीं घटे। बैंकिंग में पोटेंशियल है, सेल्स वर ग्रोइंग। प्रॉफिट इनके कितनी बार गिरे? यस अविनाश भाई, कितनी बार प्रॉफिट गिरे? मोर देन 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। तो सर ये SBI में नहीं, ज्यादातर कंपनी में ऐसी उम्मीद करने की कि प्रॉफिट ज्यादा बार गिरेंगे सर, राइट? क्योंकि प्रॉफिट क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, राइट? तो बड़ा लर्निंग हमको क्या मिलता है हर एक कंपनी का एनालिसिस करने में? सेल्स वॉलेटाइल होते हैं कि प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं सर? प्रॉफिट वॉलेटाइल। प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं और लोग प्रॉफिट को ट्रैक करते हैं बहुत। अरे प्रॉफिट बढ़ के आए चलो माल उठाते, अरे प्रॉफिट गिर के आए चलो माल बेच दो। प्रॉफिट को बहुत ट्रैक नहीं करने की, अपने हाथ में अपने काबू में नहीं, सेल्स ट्रैक करने की। जब सेल्स बढ़ते जा रहे कोई टेंशन नहीं, भले 1800 करोड़ का प्रॉफिट 1000 करोड़ हो गया, ये बढ़ने वाला है क्योंकि धंधे बढ़ते जा रहे हैं, राइट? कंपनी इज ग्रोइंग एंड इफ कंपनी इज ग्रोइंग यस यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट्स। कंपनी के प्रॉफिट्स काफी बार टूटे, इसके बावजूद भी ये जो कंपनी आपकी 2000 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी 22,000 करोड़ के धंधे में, आपकी दोस्तों यही कंपनी, सेम कंपनी 2010 में दोस्तों 1,00,000 करोड़ का धंधा करती थी।
11,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। योर कंपनी सेल्स ग्रू बाय 5x ड्यूरिंग 10 ईयर एंड योर प्रॉफिट ऑल्सो ग्रू बाय 5 to 6x ड्यूरिंग दिस 10 ईयर्स। बट व्हाई प्रॉफिट ग्रू? ये प्रॉफिट क्यों बढ़े? सीधा उत्तर है क्योंकि सेल्स बढ़े। अगर सेल्स नहीं बढ़े तो क्या प्रॉफिट बढ़ेंगे? नेवर एवर, राइट? तो एवरीथिंग इज गुड। अब यहां पे इन्होंने लॉस कब किया? लॉस दिख रहा है आपको एसबीआई में कभी भी? इनकी हिस्ट्री में 2018 है ना, तो ये कंपनी ने अचानक से इनके प्रॉफिट लॉस में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस में आए मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मेरी ये कंपनी मेरे को हर साल अर्निंग दे रही, 200 रुपए की अर्निंग थी, 22 रुपए की अर्निंग थी, ये कंपनी मुझे हर साल पैसा दे रही थी। पर क्या मुझे 2018 में डिविडेंड दिया होगा एसबीआई ने? यस प्लीज? नहीं दिया होगा। कंपनी ने लॉस किया, हम तो कंपनी के ही तो हिस्सा है। जब हमारी कंपनी लॉस करेगी तो हमको पैसा किधर से मिलेगा? तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी एक बार ब्रेक हुई, राइट? पर आप इसी एसबीआई को बाकी गवर्नमेंट बैंक, पीएसयू बैंक के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादातर बैंक पूरे 6-7 साल उन्होंने लॉसेस किए। ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक इन सब के एनपीए इतने बढ़ चुके थे इतने वर्षों से, हाई एनपीए के कारण ज्यादातर बैंकिंग लॉस में थी। इनमें सबसे अच्छी एसबीआई थी, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब सब कंटिन्यू लॉस कर रही थी तो एसबीआई ने खाली एक बार लॉस किया। ये लॉस भी हमें मंजूर नहीं है, लॉस हुआ ना, पर यस उनके पीयर ग्रुप की दूसरी कंपनियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि जस्ट एक बार लॉस, बाकी सब गवर्नमेंट बैंक ने मल्टीपल ईयर लॉसेस किए, राइट? तो इसीलिए अगर लॉस प्रॉफिट इतनी ज्यादा बार प्रॉफिट कम होंगे तो ऐसी कंपनियों को भाव जो होते हैं उनका रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम, वो बहुत ज्यादा पी पे नहीं मिलते, हाई में बहुत महंगे नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता है हिस्ट्री इनकी कि कभी कल हो सकता है वापस प्रॉफिट गिरेंगे तो क्या करेंगे। इनका इतिहास कहता है कि प्रॉफिट बार बार गिरते हैं 3-4 सालों में, तो हम आंख बंद करके विश्वास नहीं रख सकते। गाड़ी चलाने से पहले हम रियर मिरर एडजस्ट करते, पीछे देख के आगे का अनुमान होता है। वैसे ही कंपनी में निवेश करो, हिस्ट्री देख के भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती है, बुरी और अच्छी दोनों चीजों का ध्यान रखें। ऑलराइट, आज ये कंपनी 3 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, तो ग्रेट टू सी दिस थिंग। कंपनी जो लॉस में आ गई थी वो वापस 35,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है। जस्ट अंदाजा लगाओ 2010 यानी 10 साल पहले ये कंपनी 12 साल पहले लाख करोड़ का धंधा करती थी, 3 गुना धंधा बढ़ा एंड प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़े, राइट फ्रेंड्स? अगर आपके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओ, राइट? क्लियर है सर? कोई डाउट इधर अवनीश भाई? नो सर। ओके, तो ये है दोस्तों एसबीआई, राइट? जहां पे नेगेटिव चीज ये है कि मल्टीपल टाइम प्रॉफिट नीचे आए हैं, नेगेटिव चीज ये है कि एक बार कंपनी ने लॉस भी किया है, तो इसको एक जगह पे नोट में लिख देने का ताकि हम कभी भूले नहीं, बराबर? यहां से आगे मैं और कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। या विप्लव दास ने डेल्टा कॉर्प और पावर ग्रिड पे काम किया होगा, राइट? सो यस विप्लव जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे ख्याल से विप्लव सर, क्या? ओके, या वेलकम सर। आपने 2 कंपनी पे सर काम किया, कौन सी कंपनी की डिटेल देखना चाहेंगे आप? सर पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, चलो पावर ग्रिड सर, कई की कंपनी है ये पावर ट्रांसमिशन करते हैं सर। पावर ट्रांसमिशन, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ओनली ट्रांसमिशन सर। ओनली ट्रांसमिशन, ओके। पावर ट्रांसमिशन का कंपनी है, करेक्ट। अब पावर ग्रिड जो 2002 में 2,500 करोड़ का टर्नओवर करती थी सर, 500 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। 2012 2,500 करोड़ का टर्नओवर कितना हो गया सर? 11,000 करीबन 5 गुना बढ़ा सर सेल्स, जी। प्रॉफिट बढ़ेंगे बढ़े सर, 600 करोड़ का प्रॉफिट, आपका 3,000 करोड़। 60 अराउंड। या पूरी हिस्ट्री में सर इनके सेल्स कब डिक्रीज हुए? पूरी हिस्ट्री डिक्रीज सर नहीं हुई। नेवर एवर। मतलब ये कंपनी की एक बात है, डिमांड जबरदस्त इनके बिजनेस। ऐसा नहीं हो सकता है कि 20-20 साल हो गए और कभी इनको प्रॉब्लम ही नहीं आया धंधे में। पर देखो हकीकत है, हमारे सामने डेटा, नेवर एवर कभी भी प्रॉब्लम आया है इस कंपनी सेल्स में, डिमांड में, राइट सर? जी। प्रॉफिट इन्होंने कितनी बार सर लॉस किया अपनी हिस्ट्री में? एक बार भी नहीं किया सर, कभी भी नहीं। तो हम ऐसी कंपनी से सर उम्मीद कर सकते कि हम आने वाले समय में भी, मान लो मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ, मैं उम्मीद करूं कि मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता जाए, डिविडेंड बैंक में आता जाए, तो ऐसी कंपनी मुझे दे सकती है कि नहीं दे सकती सर डिविडेंड? दे सकता सर, राइट? मुझे कंसिस्टेंट इनकम दे सकती है ऐसी कंपनियां। इनके प्रॉफिट कितनी बार गिरे, कम नहीं हुए चलो, पर गिरे तो होंगे सर। देखो इधर गिरा एक बार प्रॉफिट, जी। राइट? कोई भी कंपनी ले लो, क्यों आपको ऐसा मिलता है कि बहुत बार प्रॉफिट गिरे होते? ऐसा क्यों होता है प्रॉफिट में गिरावट? सर रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। देखो हर एक कंपनी कुछ ना कुछ चीजों पे डिपेंड होती है, राइट? अब देखो बहुत अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट बहुत बार नहीं गिरे। कितनी बार गिरे सर? खाली एक बार गिरे, सिंगल टाइम। तो ये बड़ी हाई कंसिस्टेंसी है सर, राइट? जी। प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरते नहीं है,
कभी लॉसेस करते नहीं है। तो हमें ये जो मार्जिन है कंपनी का, ये कंसिस्टेंट मिलता जाता है। जो मैं अभी अविनाश भाई को कह रहा था कि आप जब 10-15 साल का लंबा चार्ट देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही है सर। जी मार्जिन से उम्मीद ही नहीं करने की कि मार्जिन ऐसे चलेंगे, बराबर, मार्जिन ऐसे ही रहते हैं। पर कंपनी के धंधे बढ़ने के कारण सिमिलर मार्जिन में भी हमारी कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमाती है, राइट सर। जी तो आपने जो डेटा बनाया है बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, आपके सेल्स और प्रॉफिट के साथ हम अगले हफ्ते, देखो कितना टाइम हो गया, लोग पिछले महीने से सीखना चालू कर किया है हम लोगों ने, पर अभी तक कोई जगह पे प्राइस नहीं आया है। आया कहीं पे भी प्राइस? नहीं आया। अभी तक हमने भाव तो किसी के देखे ही नहीं है। तो भाव इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले देखने वाली चीज नहीं है, पहले ये सब देखना है। अब नेक्स्ट वीक से हम भाव पे आएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जब मेरी कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो उसकी इफेक्ट भाव पे क्या पड़ती है, कब मेरे भाव जबरदस्त गिरते हैं, कब मेरे भाव जबरदस्त दौड़ते हैं। ये हम जब रिलेट करेंगे सेल्स और प्रॉफिट से हिस्टोरिकल, तो हमें ज्यादा इंसाइट्स मिलती है और ये इंसाइट्स हमें भविष्य में काम लगेगी। बराबर है सर? सर Clear? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो ना। सर ये जैसा पावर ग्रिड काम देख रहा है, अराउंड 20 इयर्स का परफॉर्मेंस देख रहा है फास्ट। या बराबर है सर। सर इसका कंसिस्टेंसी अच्छा है, बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है। बट हाँ सर ऐसे भी तो हो सकता है ये इंडस्ट्री अगला नेक्स्ट जो हम फ्यूचर प्रोजेक्शन करेंगे, हो सकता है इंडस्ट्री अच्छे खराब करे तो ये भी खराबी में आ जाएगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो ना करे तो जरूर आपकी जो कंपनियां हैं उनके भी धंधों पे इफेक्ट पड़ेगी। पर अगर इंडस्ट्री ग्रो ना करे तो आपको पता कैसे चलेगा? इधर से ही चलेगा ना सर? इकोनॉमी से नहीं, इधर से ही। सेल्स से जी हाँ, आपके सेल्स अगर बढ़ेंगे नहीं तो इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम है जी ना? जी जब सेल्स कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं तो हमको पता है यार धंधा आता रह रहा है। और सेल्स में प्रॉब्लम मतलब एकदम अलर्ट होने वाली चीज। प्रॉफिट में प्रॉब्लम, कोई अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, टेम्पररी है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। और सेल्स में गिरावट, उसको थोड़ा बारीकी से देखने वाली चीज है, उसको ट्रैक करना चाहिए। अगर कोई भी इकोनॉमी सर, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की। जीडीपी मतलब कंट्री का सेल्स हुआ ना, राइट? तो अगर इकोनॉमी कंटिन्यू 4 क्वार्टर, कितना 4 क्वार्टर डीग्रोथ करती है, उसको बोलते हैं रिसेशन आ गई। क्या बोलते हैं सर? रिसेशन। तो रियल सेंस में रिसेशन किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना अरे मंदी आ गई। लोगों को तो मंदी बोलने की आदत होगी, वो बाजार थोड़ा गिरेगा बोलेंगे मंदी आ गई। मंदी उसको नहीं कहते। मंदी यानी रिसेशन किसे कहते हैं? जब कंटिन्यू 4 क्वार्टर आपका जो जीडीपी है वो कंटिन्यू डिक्रीज होते होते आ रहा है, तो इसको कहते हैं रिसेशन। अभी यूएस की बात चल रही थी बीच में कि शायद यूएस रिसेशन में आ जाए, राइट? पर ऐसा नहीं हुआ। ये बार जो जीडीपी आया है ऐसा नहीं है कि पूरे आए। तो अगर जीडीपी कंटिन्यू पूरे आते जाए तो हम कहते हैं रिसेशन, राइट? तो सेल्स को ट्रैक करना पड़ेगा सर हमको। मैं इतने समय से इतनी सारी कंपनियों के सेल्स ट्रैक कर रहा हूं, पर इंडस्ट्री के बुरे होने की घटनाएं बहुत कम देखने को मिली, राइट? ऐसा नहीं है कि अचानक आपकी कंपनी या आपका सेक्टर बुरा हो जाएगा। हमने ऑटो सेक्टर को देखा सर। ऑटो 2017 के बाद ऑटो में गिरावट आई, डीग्रोथ आ गया था, राइट? वो कितने साल चला? अभी तक डीग्रोथ था। ये पहला साल है सर जब 17 के बाद सोचो 5 साल हो गए ऑटो की मंदी, राइट? तो ऐसे मंदी आपको पता चलेगी ग्रोथ देखने से। क्लियर सर? सर कंपनी के जो हम सेल देखेंगे उसको आगे डी ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, तो ओके ये सब क्वार्टरली, हर क्वार्टरली देखना सर, ईयरली देखना? नहीं सर, ईयरली देखोगे तो भी चलेगा, बराबर। क्वार्टरली हम इसलिए देखते हैं शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में देखो आप लोगों को ट्रेंड नहीं पता है, अभी आप सब सीख रहे हो। एक बार जब आप रेगुलर ट्रेंड देखते हो जाते हो ना क्वार्टरली, फिर आपको पहले से पता ही होता है इसके धंधे ऐसे आएंगे। जीडीपी के फिगर आएंगे ना, उतना ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनियों के सेल्स बढ़ के आएंगे कि घट के आएंगे, राइट? तो हर बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ शुरुआत में सर देखना पड़ेगा, और वो हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे शुरुआत में। ऑलराइट, या तो यहाँ पे दोस्तों पावर ग्रिड के सेल्स और प्रॉफिट हमने देखे। इंक्रीजिंग मोड, और इंक्रीजिंग मोड है इसलिए कंपनी ने हमको कमा के दिया है। इनफैक्ट आईपीओ आया तब से अब तक कंपनी 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हर साल करती है, राइट? तो 50% इज गुड डिविडेंड। डिविडेंड मिला, एप्रिशिएशन मिला, और ये कहानी खत्म नहीं हुई। जस्ट सोचो आप, ये कंपनी 2010 में 5 रुपया कमा के देती थी, आज उन्हीं लोगों को 24 रुपया कमा के दे रही, राइट? तो आईपीओ में किसी ने लिए, खाली 5 रुपया मिल रहा है यार, क्या करेंगे? कुछ दिखता नहीं, और वही शेयर आपको कुछ समय में 24 कमा के देने लगता है। और बिलीव मी, आपके ऐसे ऐसे शेयर होंगे, आप लोगे 100 रुपए में, और 100 रुपया हर साल डिविडेंड मिलने वाला है। टाइम बीतने पे ये सारा कमाल होता है। और ये जो डिविडेंड या ये जो अर्निंग मिल रही है, ये 1 साल की नहीं है, ये हर साल की है। आपने दोस्तों एक पावर ग्रिड नाम का, ब्रिटानिया नाम का, या अलग अलग जो कंपनी देखी उनके नाम का एक पेड़ बना दिया है। अब ये हर साल आपको ये 24 ना 17 ना 21 ना, ये फल देता जाएगा। कब तक देगा? जब तक इंडिया में बिजली की जरूरत होगी, जब तक इंडिया में लोग बिस्किट खाएंगे, ब्रिटानिया होगा, जब तक लोग अलग अलग आपकी कंपनी की प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको पैसा मिलता जाएगा। आप बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली सेल्स एंड प्रॉफिट देख के आप
कोई भी कंपनियों को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो दोस्तों, राइट। आपने ये चीज वॉरेन बफेट साहब से कई बार सुनी होगी, पर प्रैक्टिकल ये है, ये देख के आपको कॉन्फिडेंस आता न रहना चाहिए। कितना ही गिरे पावर, क्या फर्क पड़ता है। हमको पता है ये 16,000 करोड़ का प्रॉफिट इस बार अगर 30,000 करोड़ आने वाला है तो क्या टेंशन है, आज का गिरा हुआ भाव कल वापस चलेगा। मेरा डिविडेंड थोड़ी ना बंद होने वाला है। लो 12 महीने से बाजार टूटा हुआ है, मेरे को पिछले साल जितना डिविडेंड आया उतना इस बार आया, 1 रुपया कम नहीं आया। अभी 9 महीने हुए इस साल के, 9 महीने में पिछले साल के 12 महीने जितना बैंक में क्रेडिट, फिर क्यों मैं चिंता कर रहा हूं। पर लोग घबराए हुए, हम भी घबरा जाते हैं, राइट। सो नाउ फ्रॉम पावर ग्रिड, फ्रॉम विप्लास दास, वी आर मूविंग टुवर्ड निकुंज परिक। निकुंज भाई ने देखो काफी कंपनियों में काम किया हुआ है, आमरा राजा, अपोलो, एशियन पेंट, एस्ट्रल, एक से एक मल्टीबैगर ढूंढी है, वोल्टास, एसएफएल, राइट, मिंडा। देखो जब से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब से हम जब कंपनी देख रहे थे उसके बाद एसएफएल का आईपीओ आया। तो एसएफएल के आईपीओ को हमने ट्रैक किया, हमने देखा एसएफएल के सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट अच्छे हैं, कंपनी पे बहुत ज्यादा डेब्ट नहीं है, यस हमने ध्यान दिया, देखो कंपनी के सेल्स प्रॉफिट बहुत अच्छे बढ़े तो फायदा हुआ, राइट। एस्ट्रल अभी ये इसी दशक की ये कंपनी है दोस्तों, बाकी सब कंपनियां पुरानी है, राइट। तो यू कैन ट्रैक। चलो कौन सी कंपनी ट्रैक करेंगे निकुंज भाई की बताओ, या निकुंज भाई बोलेंगे तो निकुंज भाई की कंपनी लेते हैं। हाँ, अमरा राजा निकुंज भाई, ओके। चलो अमरा राजा बैटरी, खुल जा सिम। अरे ये तो वेबसाइट खुल गई, एक मिनट यहाँ पे, यस यस, ये खुल गया अमरा राजा बैटरी। अब अभी हमारी निकुंज में बात हुई कि 2017 से, कब से, 2017 से ऑटो में एक मंदी चल रही है। मतलब ऑटो की जो ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनियां होती, गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां होती, उन सबके धंधे वर्ल्ड वाइड 2017 के बाद बढ़ने सर बंद हो गए। तो अभी विप्लास जी से मैं बात कर रहा था कि धंधे ग्रोथ ना हो तो वो एकदम ट्रैक करने लायक चीज हो जाती है, सेल्स ना बढ़े, इसीलिए ऑटो को हम कहते थे 2017 के बाद मंदी नहीं आई हो, राइट। चलो अपन आमरा राजा देखते हैं, पर हमेशा ध्यान रखने का ऑटो का कि ऑटो के धंधे नहीं बढ़ रहे, राइट। नाउ इन द केस ऑफ आमरा राजा बैटरी, अगेन मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर दिया, ओके। नाउ आमरा राजा बैटरी, सर इनका टर्नओवर कैसा बढ़ा 2003 में 150 करोड़, अभी 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, सेल्स ग्रोथ कैसा है निकुंज भाई? ग्रोथ ही है। कितनी बार सर इनका धंधा कम हुआ? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इनफैक्ट 2017 से तो नई गाड़ियों की बिक्री भी कम चल रही थी, तो भी इनका धंधा कम नहीं हुआ, है ना। कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ, तो मंदी ही ऑटो में, पर इनके सेल्स कम नहीं हुए, दैट वाज अमेजिंग। सेल्स कम नहीं हुए, पर इफेक्ट किधर आई सर? प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आई। अब क्या होता है सर, जैसे टायर की कंपनियां होती है, राइट, या फिर बैटरी की कंपनियां होती है, इनका माल एक बार नहीं बिकता सर। गाड़ी जब बनी तब तो चलो नई बैटरी हमको लगा के दे दी, पर क्या 15 साल तक चलेगी बैटरी? नहीं, 15 साल तक टायर चलेंगे? नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट कैसी है, ये दोनों ही कंपनियां, ऐसा होता है कि चलो 50% नई कंपनी में लगता हो, पर बाकी 50% किधर लगता है? रिप्लेसमेंट बिजनेस आता है। अच्छा, तो ये उनको सपोर्ट करता है मंदी में, राइट। अब धंधे इनके 100 करोड़ से 2012 तक 2,500 करोड़ हुए, प्रॉफिट भी इनके 7 करोड़ से 200 करोड़, राइट। दूसरे 12 साल में 2,500 करोड़ का 9,000, और प्रॉफिट 150 से 500 करोड़। ग्रोथ दिख रहा है सर एकदम मस्त दोनों जगह पे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सेल्स प्रॉफिट दोनों का बढ़िया है, राइट सर? यस। या मेरे हिस्से की अर्निंग बड़ी होगी सर अगर इनके प्रॉफिट बढ़े हैं तो? अपना ईपीएस बढ़ा होगा ना? हाँ, ईपीएस तो बढ़ा ही है, वो भी बढ़ा होगा, तो हमारी अर्निंग भी बढ़ी है। पर यहाँ पे पिछले 5 साल से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे इनका प्रॉफिट 600 करोड़ का था, 647 करोड़ ऑलमोस्ट, और पिछले साल 511 करोड़। सेल्स लाइफ टाइम हाई पे है, पर क्या हमारे प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है? नहीं। इसकी इफेक्ट सर भाव की पड़ी हो। हमेशा ध्यान रखने का, अगर कंपनी के प्रॉफिट टूटेंगे, प्रॉफिट सर टूटेंगे, तो भाव डबल टूटेंगे। अच्छा, सेल्स सीधी रेखा में चलता है, प्रॉफिट वोलेटाइल होता है, और भाव इसका भी पप्पा होता है, हाई वोलेटाइल। अगर प्रॉफिट थोड़े बढ़ेंगे, प्रॉफिट थोड़े बढ़ेंगे तो भाव उससे ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, और अगर प्रॉफिट कंपनी के थोड़े टूटेंगे तो भाव डबल टूटेंगे, बराबर। तो इसीलिए भाव में बड़ी वोलेटिलिटी पाई जाती है, राइट। अच्छा, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? सेल्स। अगर आपके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, चिंता नहीं करने की, धीमे धीमे आने वाले समय में जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगा, हम प्रॉफिट को वापस अच्छा होता हुआ देखेंगे। क्या बढ़ना चाहिए सर हमेशा हमारी कंपनी का? सेल्स। सेल्स बढ़ता रहना चाहिए, बराबर। अब ये तो सर आमरा राजा एक डेब्ट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, इनके मार्जिन एकदम बढ़िया है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी सर इनके प्रॉफिट अफेक्टेड है, तो वो दूसरी कोई कंपनियां होगी जिनपे मान लो 500 करोड़ की लोन चल रही है,
मार्जिन उनके 2-3% के हैं, ऐसी सब कंपनियों का ऐसे समय पे क्या हाल होगा? इससे भी बुरा हाल होगा। वो लॉस करने लगेगी, और लॉस करने लगेगी। वो शेयर 100 रुपए वाले सब 10-10 रुपए आते हैं जब शेयर होता है। क्वालिटी कंपनी होती है ना, वहां पे भी गिरावट आती है। वो 100 रुपए से 50 आती है, कितना टूटते हैं सर? आधा, आधा 5 गुना। आधा। तो मतलब ये हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखने का कि आधा यानी नॉर्मल। क्या सर? आधा यानी नॉर्मल। नॉर्मल। आधा टूटना तो एकदम नॉर्मल चीज है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा। और ये 100 का 10 ये नॉर्मल नहीं, ये वो 80% कंपनियों में होता है, और ये आधा 20% कंपनियों में होता अच्छा। है। राइट। अभी हमने इससे पहले जैसे रिलैक्सो की बात की, उससे पहले हमने पावर ग्रिड की बात की। इन्हीं सब कंपनियों में दूसरी कुछ कंपनियां हैं जो इतनी क्वालिटी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर पावर में दूसरी भी कई कंपनियां हैं जो पावर प्रोड्यूस करती है, जबरदस्त बड़ी डेप्थ है, कंपनियों के प्रॉफिट का कोई ठिकाना नहीं है, और इसीलिए अब वॉलेटिलिटी बहुत होती है। शेयर थोड़ा गिरेगा, वो कंपनी आधी हो जाती है। जब ये अच्छी कंपनी आधी होगी तब तक तो 100 रुपया वाला 10 रुपया हो जाता है। ये प्रैक्टिकली अनुभव आपने कई कंपनियों में किया होगा। राइट। तो हमेशा अगर क्वालिटी में रहेंगे तो गिरावट में कितना टूटेंगे सर? लिमिटेड, आधा। बराबर है। और वैसा ही सर रैली में होता है। जब अच्छी कंपनियां, जब अच्छी और बुरी दोनों का डिफरेंस है, वो पूरी कंपनियां जो बेचारी ब्याज भरती जा रही है, वो कंपनियां भी जब अच्छा समय आएगा वो 2 गुना हो जाएगी। उसकी भी बहुत टिप चलेगी, एक डबल होगी अपने सामने। जब ये 2 गुना हो जाएगी, उसी समय वो क्वालिटी जो टूटी कम थी वो ये समय पे 10 गुना हो जाएगी। तो जो क्वालिटी होती है वो टूटती कम है, चलती ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अर्निंग कंसिस्टेंट मिलती है। जब मुझे पता है वो घटिया कंपनियों की अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली है, वो डर के मारे शेयर के भाव ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है वो कितना टूट सकती है। हमको अर्निंग का कोई एस्टिमेट ही नहीं है वो कंपनियों में। राइट सर? राइट। ओके। सो दिस वाज योर आमरा राजा बैटरी। राइट। ये मैंने अभी जो आपको सर एसएफएल का एक उदाहरण दिया था, देखो अभी कंपनी आई थी, पर सर 2015 के डेटा होंगे, इससे पहले के नहीं मिले आपको? नहीं, उससे पहले 2015 के डेटा एक्चुअली टाइम नहीं मिला चेक करने के लिए। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले, तो आप कर लेना, ले लेना, उनके एनुअल रिपोर्ट से सब मिल जाएंगे डेटा। और एक मेरे को HDFC बैंक का डिटेल्स देखना है। अच्छा, एक मिनट। आप ही ने काम किया है सर उसके ऊपर? हाँ हाँ। ओके, ये है HDFC बैंक। यस सर, कहिए। उसमें पहले देखो 2010 से पहले वो करोड़ में आते थे, और 2010 के बाद हाँ। वो लाख में आते हैं। तो लेकिन इसमें अमाउंट ऐसी आती है। नहीं सर, ये जो आपने लिखा है ना ये बराबर है। जैसे 2011 में इनका धंधा 15,000 करोड़ का था। अच्छा। ये 15,000 करोड़ आपने सही लिखा है, पर ये 122 करोड़ सही नहीं है, ये 12,200 करोड़ था सर। अब वो एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मेरे डेटा, मेरे पास इनके प्राइवेट बैंक, चलो देख लेते हैं। राइट। ये है HDFC बैंक। चलो मैंने देखो 1996 से डेटा लिए हुए, और 2012 से ये जैसे 2022 तक के हर साल के डेटा। राइट। यहाँ पे जैसे आपने 2012 में इनका धंधा था सर 33,000 करोड़। ये सर आपने स्टैंड अलोन लिया लगता है। अच्छा, है ना? वो फाइनेंस हाइलाइट्स में से लिया मैंने। अच्छा, ओके ओके, राइट। क्या करना सर, HDFC बैंक का तो आपको मेरे को लगता है इधर से भी मिल ही जाएगा। HDFC बैंक के जो मूल जो डेटा आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, यहीं से 2022। राइट। अब कंसोलिडेटेड में गए, ले लिए। और दूसरा एनुअल रिपोर्ट में भी जाके अपन सारे एनुअल रिपोर्ट सर आपके पास है। तो 1997 तक के हैं। मैं यहाँ पे जैसे 2012 में 2010 में कहीं भी ओपन करूंगा, जैसे 2010 के मैंने डेटा ओपन किए। राइट। देखो सब लोग देख लेना जरा, मैं इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने 12 साल पहले का HDFC बैंक का डेटा निकाला। देखो इन्होंने फाइनेंशियल हाईलाइट यहाँ पे दी हुई है, 2000, 2001, 2, 2, 3, और ऐसा करके इन्होंने कब तक का दिया हुआ है? 9-10 तक का डेटा दिया हुआ। राइट। 2010 में ये लाख में है, मतलब इसको मुझे 2 डेसिमल हटा देना पड़ेगा, बराबर। तो 16,172 करोड़ का टर्नओवर था। राइट निकुंज भाई? हाँ। तो 2010 का ये टर्नओवर हमने ले लिया। ऐसे ही आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जब आप हाईलाइट देखो उसमें से आप सब डेटा ले सकते। अच्छा। तो मतलब एकदम आसानी से अपना काम हो जाता है वहां पे। लेकिन खाली जो EPS होगा, फिर वो सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में से कहीं से EPS लेते हो तो हो सकता है EPS सही ना हो, बाकी सब डेटा सही होंगे, पर EPS इन लोगों ने कभी कभी क्या होता है स्प्लिट और बोनस को एडजस्ट करके ये लोग दे देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पर हमें एडजस्ट किया हुआ EPS नहीं चाहिए, हमें रियल EPS चाहिए। तो सब डेटा इधर से ले लो, लेकिन EPS किधर से लेने का? EPS तो आपको इधर से रियल EPS ही ले लेने यहाँ से। जैसे ये इस साल का मैं ले रहा हूँ, डाउन स्क्रॉल करके EPS आ गया 49.8। ये एडजस्ट किए बगैर का EPS होता है। और इक्विटी भी वहां से लेना है? इक्विटी इधर से लो, कहीं से भी लो चलेगा। देखो आप यहाँ से ले लोगे इक्विटी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें इक्विटी नहीं दिखा रहा है ओके, हाइलाइट्स में। हाईलाइट में इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते।
सर ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दिखा रहा है इधर, तो क्या हाँ। ये वही इक्विटी होगी? राइट, तो- ये टोटल इक्विटी है, अच्छा, रिटेन और अर्निंग। बैंक में टोटल इक्विटी लेना है इन्हें। हाँ, नहीं सर, इक्विटी लेना है हमको, पर फिर Okay. आपको इक्विटी किधर से लेना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा। अभी जो जगह थी ना, ये वाली 554 करोड़, ये स्टैंड अलोन ले लो। कि इक्विटी में स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड ऐसा नहीं होता है, वो दोनों एक ही होते हैं, अच्छा। पर नतीजा इधर से ही ले सकते हो। हम्म, कि देखो पैसा तो जो डाला है वो डाला ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन सर। पीयूष देखो सर कितना ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स में जो डेटा आता है ये कंसोलिडेटेड होता है या स्टैंड अलोन होता है? इन्होंने लिखा होता है सर। देखो वैसे एचडीएफसी बैंक के केस में क्या है, एचडीएफसी खुद हाँ। जो टर्नओवर करती है वो उनका मतलब उनके नीचे दूसरी बहुत सी कंपनियां नहीं, तो उनका स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड ऑलमोस्ट एक होगा। पर Okay. अगर आप एचडीएफसी लोगे ना, एचडीएफसी यानी कौन सी, Housing. हाउसिंग फाइनेंस, उसका दोनों अलग, तो उनके ऊपर यहाँ देखना पड़ेगा, उन्होंने कंसोलिडेटेड लिखा हो तो ही लेने का। एचडीएफसी बैंक के केस में ये चिंता नहीं है, क्योंकि बैंक उनका स्टैंड अलोन बिजनेस है, राइट। पर एचडीएफसी के नीचे पूरी एचडीएफसी बैंक आती है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, तो ये स्टैंड अलोन नहीं चले। हम्म, वो लोग देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरिटी रहे, बराबर सर। ओके। देखो कितना बढ़िया इन्होंने डेटा दिया है, बुक वैल्यू और हर चीज दी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो, वो टाइम पे वो लोग 25% डिविडेंड में बांट देते थे रुपया, मतलब जो प्रॉफिट हुआ 25% वो आपको कैश डिविडेंड दे देते। आज देखो एचडीएफसी 50% कैश डिविडेंड देता है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो चुके हैं। अब आने वाले टाइम में देखोगे 80% तक डिविडेंड देने लगेगी। डिपेंड कंपनी कैसे मैच्योर होती है, राइट। तो जो लोगों ने 2010 में शेयर बेच दिए, उनको लगा कि शेयर बहुत चल गया है, उनको पता नहीं था कि अभी तो ये पूरी अर्निंग बाकी है। 68 रुपीज जो मुझे पर ईयर मिल रहा है, एक बार मैंने ये शेयर बेच दिया, फिर मेरी ये लाइफ लॉन्ग की जो इनकम है ना वो बंद हो जाएगी, राइट। ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। तो बेचना है, वो भाव बढ़ गया तो बेचे, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सब जमाने में नहीं पड़ते, उनको पता है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। एक ही बार मुर्गी काटेंगे फिर दूसरा ही मुर्गी ढूंढेंगे क्या? अलग अलग कंपनी में काट घूमते रहेंगे हम लोग, राइट। हमको ऐसा चाहिए कि मैं एक बार निवेश करूं और मुझे जिंदगी भर पैसे मिलते जाए। ये वेल्थ कंपनियों में हो सकती है। इनके लिए हमको बिजनेस समझने पड़ेंगे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो डेटा थोड़ा देख लेना, है ना ये। और ऐसा हो तो एचडीएफसी बैंक का ये जो डेटा है वो मैं कल ग्रुप में डाल दूं। अगर आपने देखा होगा हम ग्रुप में बहुत सी बार अलग अलग कंपनी के डेटा देखते हैं, तो आप उनको टैली कर सकते हो फिर। ठीक है, ठीक है। सर इन्होंने कितनी बार लॉसेस की 20 सालों में? हमने एसबीआई को देखा एक बार लॉस किया, इन्होंने लॉस किया कभी? नहीं। राइट। देखो मैंने 1997 से डेटा लिया है, कभी भी लॉस नहीं किया। मतलब ये जब से पैदा हुई इनका हाई क्लियरिटी, अपने को प्रॉफिट करना है। ऐसी कंपनियों में अपन रहेंगे तो मतलब आप शेयर बाजार देखना बंद कर दो, कभी टीवी चालू ही ना करो, और आपकी जो बैंक में एंट्री पड़नी है ना वो रेगुलर पड़े। कंसिस्टेंट हर एक से उम्मीद नहीं कर सकते हम कुछ ही लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कंसिस्टेंसी की, जो कंसिस्टेंट होते हैं, बराबर। या कहिए राजकुमार जी, या आपने एड्रेस किया है सर? ओके सर, वो मैंने इसलिए करा था कि मैंने जो अगर आपके ये वाली शीट का हो गया है, हाँ, जो मैंने बनाया था उसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था क्वेश्चन से। या अगर ये सर का पहले हो गया तो आप इनका कर दीजिए पहले। हाँ हो गया ना, वो डिस्कस हो गया हमारा। अच्छा सर, इसमें ये हेवल्स में सर पूछना था आपसे। हाँ जी, ये ओपन किया है हेवल्स, या कहिए। सर पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि इसकी अगर मैं इक्विटी का कॉलम देख रहा हूँ तो सर ये हर साल इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव बराबर हो रहा है। ये राइट तो सर, ऐसा क्यों है इसके ये इक्विटी में? डेसिमल में जो इंप्रूव हो रहा है ना राजकुमार जी, ये हर एक कंपनी में हो, अच्छा, राइट। कोई भी कंपनी में आप देखोगे थोड़ी बहुत इक्विटी बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी पता है? क्योंकि ये जो हेवल्स है, इनको 14,000 करोड़ का टर्नओवर लाने में और 1200 करोड़ की प्रॉफिट लाने में एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है सर। बहुत से लोग होते हैं जो इसको अच्छा बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जिनकी उनको सैलरी मिलती है। पर जब आपकी कंपनियां बढ़िया परफॉर्म करती है तो कंपनी उनको ईशॉप देती है ना, कंपनी उनको शेयर्स अवार्ड करती है, जिससे वो मैनेजमेंट वाले लोगों को लगे कि अच्छा चलो मैं भी हेवल्स का ही हिस्सा हूँ, मतलब हेवल्स बढ़ी तो मुझे भी फायदा है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं एक पार्ट हूँ हेवल्स का। तो हर एक कंपनी सर, हर एक कंपनी थोड़े थोड़े अपनी इक्विटी को बढ़ाएगी, और ये होगा ही हर साल। तो इससे बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, राइट। अच्छा, हमारा ही मैनेजमेंट जैसे जो कंपनी हमारी कंपनी चला रहे हैं तो यही कहेंगे, और अगर उनको अवार्ड मिलता है तो खुशी की बात है। ओके सर, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था ईपीएस हाँ। की कैलकुलेशन को लेके। हाँ, ये ईपीएस, ये देखो एक ये जी कॉलम मैंने बनाया हुआ ईपीएस का, ठीक है, और एक मैंने दिया हुआ है ये ईपीएस का अलग से। हाँ, तो मैंने इसमें क्या करा कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाँ, आप ये देख रहे रो नंबर 15, ओके, उसमें उसने दिया हुआ है स्प्लिट कर दिया, बराबर है सर। ठीक है। तो इससे पहले का जो था 38.36, राइट, उसको मैंने क्या करा कि ये वाली ईपीएस को 5 से डिवाइड कर दिया, राइट, तो वो एडजस्टेड ईपीएस हो गया। बराबर है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि हमें एडजस्टेड ईपीएस नहीं लेना है, हाँ, राइट। तो सर फिर हम जब ओके, डेटा ओके, बनाएंगे, राइट, ठीक है, तो हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए? बराबर। देखो और समझाता हूँ। दूसरी तो चीज, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये मैं खत्म कर लेता हूँ राजकुमार जी, जो आप अच्छा। पूछे वो, राइट।
ताकि सर मेरे एक और फ्रिक्शन मिक्स ना हो जाए। हाँ ना? सर, एक और पार्ट था ईपीएस का कि हाँ, यही हाँ, जैसे आपने अभी एक रियल ईपीएस निकालना बताया, बराबर। ठीक है, पर ये जो मैंने यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर दिया, हम्म तो ये जो मेरा 19.08 आ रहा है, ठीक है, तो राइट, ये भी तो रियल ईपीएस ही हुआ, क्योंकि ओके, नीचे के मेरे ईपीएस कम हो गए थे। बराबर, समझा देता हूँ। देखो, सबसे हम्म, पहली चीज आपने ये पूछी कि 38 का 7 हो, राइट। अब राइट, असल में इन रियल सेंस 2015 में इनके प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बढ़े सर, बढ़े? हाँ, नहीं बढ़े सर। तो अगर 479 करोड़ का प्रॉफिट था और 38 का ईपीएस था, तो हम्म, इनका 2015 में भी 38 का ईपीएस होना चाहिए, पर हम्म, 38 का क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने स्प्लिट कर दिया है, करेक्ट। राइट। तो आपका ईपीएस हो गया 7.45 पैसा, जो आपने बिल्कुल सही लिखा है, राइट। अब कंपनियां क्या करती है पता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनियां ये जो 78.36 है ना, इसको कैसा लिखेगी ये लोग? ऐसे लिखेंगे 7.67। 7.45 और यहाँ पे 7.6 करके स्टार कर देंगे, हाँ, राइट। ये इसलिए करते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो कि अच्छा चलो थोड़ा ईपीएस घटा है, राइट। पर वो अगर 38 का 7 हो गया बताएंगे तो नॉर्मल जो लेने इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे मेरा ईपीएस इतना कैसे डिक्रीज हो गया। वो लोग नहीं जानते कि स्प्लिट होने से ये डिक्रीज हुआ है। तो सिंपल करने के लिए ये लोग ईपीएस को एडजस्ट कर देते हैं, राइट। अब ये एडजस्ट करेंगे ना तो ये हमारे लिए गड़बड़। हमको ये एडजस्टेड डेटा नहीं चाहिए, हमको ये वाले डेटा चाहिए, रियल डेटा, राइट। क्योंकि हम आने वाले समय में इसके प्राइस से कंपेयर करने वाले हैं, राइट। प्राइस से कंपेयर करने वाले तो हमको पता रहना चाहिए कि इसका यहाँ पे अगर कीमत 1000 रुपया था तो 1000 रुपया इसलिए था क्योंकि 38 का ईपीएस था। अब यहाँ पे ऑब्वियस है भाव डिक्रीज हो गया स्प्लिट होने से, 200 रुपया हो गया, राइट। तो ईपीएस भी डिक्रीज हुआ है। अगर हम ये वाला ईपीएस लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ईपीएस तो उतना ही है तो भाव कैसे 1000, राइट। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। सर उस केस में हम प्राइस को भी तो फिर डिवाइड कर देंगे। नहीं, पर वो हर एक साल का अगर आप प्राइस करोगे बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। अभी वो एक्सरसाइज पे हम पहुंचे नहीं है इसलिए आपको नहीं लग रहा है, पर अभी हम नेक्स्ट वीक वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो बहुत फिर हमारे लिए टाइम बिगाड़ने वाली चीज हो जाती है, राइट। इसलिए हमको क्या चाहिए? रियल में ये जो है वही ईपीएस चाहिए जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ, राइट। तो पहली चीज थी ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं देते हैं बहुत सी बार, राइट। बहुत सी बार, मतलब कभी कभी वो देंगे कभी कभी नहीं भी देंगे, तो हमें उसका ध्यान रखना है। स्टार दिया हो तो जरा कोशिश रहना है कि क्यों दिया है स्टार। दूसरी चीज आपने यहाँ पे बताई कि 19 रुपीज का जो ईपीएस है ये रियल है, तो ये रियल ईपीएस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अभी के प्रॉफिट 11,000 करोड़ के सामने ये ईपीएस रियल है। पर अगर मैं इनके पास्ट डेटा से कंपेयर करूं, जब इनके प्रॉफिट 1 करोड़ थे तब ईपीएस 1.63 था, तो आज अगर 1000 करोड़ का ईपीएस है तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट है तो ईपीएस भी तो 1000 होना चाहिए नहीं सर? लॉजिक तो यही कहता है, राइट। 1 करोड़ के प्रॉफिट पे 1.5 रुपए का ईपीएस, तो 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे 1500 का ईपीएस, और ये खाली 19 है। तो ये क्यों है? स्प्लिट एंड बोनस। मैं डायरेक्ट देखूं तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक जमाने में मुझे हेवल 1.5 रुपया एक शेयर पे कमाई का देती थी, आज वही कंपनी मुझे एक शेयर पे 1500 रुपया दे रही है। इसीलिए इस कंपनी ने 100 गुना करके दिया है भाव, राइट। क्योंकि इन्वेस्टर की अर्निंग 1 रुपए से बढ़ के 1500 हो गई, 1500 टाइम्स मेरी अर्निंग बढ़ी, तो भाव को भी तो बढ़ना ही है। तो मैंने गलत लिखा, 1000 गुना है, राइट। इसको लेकिन हम नेक्स्ट वीक ट्रैक करेंगे, बराबर सर? ओके। पर चलो आपने हेवल्स ओपन किया है तो इसकी ये डिटेल भी बता दो कि इनके सेल्स कैसे रहते हैं सर? सेल्स में वॉलेटिलिटी कितने हद तक दिखती है आपको? सर काफी कम है वॉलेटिलिटी, जैसे ये मैंने रेड मार्क करा हुआ है। पर सर इस साल में 3 बार धंधे गिरे है ना, तो मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। भविष्य में भी ऐसा कभी हो सकता है कि इस साल में 3-4 बार सेल्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो बहुत चिंता नहीं करनी की वो टाइम, बराबर, प्रिपेयर रहने का। क्योंकि सेल्स डिक्रीज होंगे उसकी इफेक्ट ऑब्वियस है प्रॉफिट पे भी पड़ेगी और भाव पे भी पड़ेगी, तो भाव बहुत टूटेंगे पर चिंता नहीं करनी, इसकी फितरत ही ऐसी है। वापस सेल्स बढ़ेंगे और वापस से भाव तक बढ़ने लगे, राइट। तो 3 टाइम्स सेल्स डिक्रीज। प्रॉफिट सर कितनी बार डाउन हुए? सर लॉस में तो 1 बार ही गया, पर प्रॉफिट इसके 3 बार ही डाउन हुआ। या देखो, मतलब मेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि 3 बार धंधे गिरे और 3 बार प्रॉफिट भी गिरे, है ना, राइट। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कमोडिटी होता है, और कमोडिटी के दाम प्लस माइनस होते रहते हैं, तो प्रॉफिट इनकी गिरते भी है। और जब जब प्रॉफिट गिरेंगे भाव में कम से कम सर हम 50% का फॉल देखेंगे। कितना सर? 50। यहाँ पे देखने पे नहीं लगता है अरे यार इसमें क्या है, अभी 787 करोड़ का प्रॉफिट 733 करोड़ आ गया, पर भाव पे जबरदस्त इफेक्ट आती है। ये टाइम पे जो डर गए उनकी वेल्थ नहीं होती, उनको तैयारी रखनी, उनको सेल्स ट्रैक करना है। अगर वापस सेल्स बढ़ने लगते हैं कोई चिंता भाव की नहीं, वो वापस बढ़े। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कंपनी के प्रॉफिट टूटेंगे तो भाव डबल टूटेंगे, ठीक है? हाँ बराबर है। डबल से आपका मतलब है 50%। हाँ 50% हो जाएंगे। और अगर थोड़े से प्रॉफिट बढ़ेंगे तो और दौड़ेंगे भाव। अच्छा, भाव क्योंकि वॉलेटाइल होते हैं, देखो भाव है ना सूंघ लेते हैं एडवांस में, उनको लगता है प्रॉफिट गिरे मतलब अब गिरते ही रहेंगे, तो पहले से वो होता है ना
एक कहावत है पुरानी, जब चाट डूबने को होता है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। वो अपनी जगह बनाने लगते हैं। वैसे ही जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, वो निकलने लगते हैं, उनको डर लगता है कि अब भी खाए ये जबरदस्त गिरेगा, राइट? तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थोड़े से प्रॉफिट टूटने से होती है, और वैसा ही थोड़े प्रॉफिट बढ़ने से इसलिए वॉलेटिलिटी आ जाती है कि प्रॉफिट बढ़ते हैं तो वापस ट्रेडरों को इंटरेस्ट हो जाता है, अरे यार अब प्रॉफिट जोरदार चलने वाला, राइट? तो वो लोग इनको मोमेंटम देते हैं, वॉलेटिलिटी देते हैं। हमें क्या करना है एज अ इन्वेस्टर? वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है। क्या उठाना है? बेनिफिट। जब वॉलेटिलिटी हो हाई, उसका फायदा उठाएंगे हम, और हम सीखेंगे आने वाले टाइम कि कैसे लोगों की वॉलेटिलिटी का आप बेनिफिट ले सकते, बराबर? दैट्स सर, इतना क्लियर यहाँ पे? राइट सर। या और ये जो लॉस दिख रहा है ये इनके कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से था। मतलब कंपनी ने अपनी जो खुद की जो कंपनी थी, इन्होंने फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में भी बिजनेस किया था, उसको क्लोज कर दिया था। तो वन टाइम जब क्लोज किया तो वो वन टाइम वाइंड अप करने का इनको एक बार का लॉस था, राइट? जो रियलाइज लॉस होता है ना, वो उसका लॉस है। तो ये एक दाग है उनके ऊपर एक बार का, और वो अच्छा डिसीजन था। अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो हो सकता है प्रॉफिट और गिरते, राइट? ओके, हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, बराबर ना? प्रॉफिट गिरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉस में नहीं आनी चाहिए। डन सर? राइट सर। सर इसी से एक और क्वेश्चन था कि क्या? जैसे एक तो यहाँ पे प्रॉफिट में लॉस है, हाँ और ऐसे एसबीआई में भी लॉस था, हाँ, बराबर ठीक है? तो अब जो हम आपने बताया कि उसी कंपनी में रहना है जिसकी सेल्स बढ़ रहे हो बराबर। और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हो, अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नीचे आ गया है, हाँ। तो मान लो किसी ने होल्ड करा हुआ था इसको 2000 से, अब उसने ये लॉस देखा, बट उसकी सेल बढ़ रही है, बराबर है। क्या उस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था वहाँ इस केस में, उसको यहाँ पे यानी वो किस केस में एग्जिट करेगा? अगर मान लो एग्जिट तब होने का जब आपको बिजनेस के जो रुझान है अच्छे नहीं लग रहे आने वाले समय, राइट? अब ये वो टाइम है जब हमारे पास ये कंपनी ऑलरेडी थी पोर्टफोलियो, राइट? आंखों के सामने ये प्रॉफिट लॉस में आया, पर हमको उस समय पता था कि ये लॉस में क्यों आया था, जो मैंने आपको भी कारण बताया। तो अपने को पता है कि ये क्यों हुआ है। जो निवेशकों को नहीं पता होगा उनको बहुत वॉलेटिलिटी होगी, वो लोग हो सकता है डर के मारे बेच नहीं, पर हमें उम्मीद है कि यस चलो इसके पीछे एक फैक्ट रीजन है। अब हम प्रॉफिट ही देखेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिट आने लगा। तो मतलब जो बात थी वो बिल्कुल सही थी, राइट? धंधे इनके बढ़ते जा रहे थे तो बने रहना था। हम बेच कब सकते पता है? जब कंपनी के सेल्स अफेक्ट हो जाए, धंधे ना बढ़े, प्रॉफिट उनके धंधे ना बढ़ने की वजह से अफेक्ट होते जा रहे हैं, और ये सेल्स बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो ये सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी को कोई बचा नहीं सकता सर, उसको तो फिर लंबे मंदी में रहना, ऐसी कंपनी में नहीं रहने। अच्छा, यानी अगर 2009 में 2200 की जगह अगर उसका सेल 2100 हो जाती और लॉस में आ जाती तो हमें अलर्ट हो जाना। 100%। खाली प्रॉफिट देख के चिंता नहीं करनी। देखो इस बार बहुत सी कंपनियां लॉस करने वाली, मेटल की जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा लॉस करेगी क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए, राइट? पर वो अपने को एडवांस में पता रहना चाहिए। हमने हिस्ट्री देखी, तुमको पता है कि जब जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे, जब जब कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, तब तक ये जो कंपनियां हैं उनको तो लॉस करना ही। तो एडवांस में पता है लॉस करेगी और करेगी, इससे कोई चिंता नहीं है। और सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं तो अपने प्रॉफिट आने वाले समय में वापस दौड़ेंगे, राइट? ये सब बिहेवियर देखने से सर पता चलेगा। धीमे धीमे क्या होगा आने वाले 2-3 महीनों में आपको हर एक कंपनी का बिहेवियर पता चल जाए। हम उसी की ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑलराइट सर? राइट सर। या तो अभी हम सबके लिए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने खाली चिंता और प्रॉफिट टैग किया है। ईपीएस खाली हमने गिनती के लिए डाला था। 3 चीज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ली, सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्जिन। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम इन सारी कंपनियों के भाव को हिस्टोरिकल प्राइस 20 साल का अपन अंदाज लगाने वाले हैं कि कब कब शेयर टूटे, कितने टूटे, कहां तक टूटे, क्यों टूटे, वो अपन इनकी पूरी बिहेवियर से जानने का प्रयास करेंगे ताकि फ्यूचर आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकें, बराबर? तो नेक्स्ट वीक इज अगेन एन इंपॉर्टेंट। जो लोगों का आज हमने एक्सरसाइज नहीं देख सके, हम नेक्स्ट वीक क्या करेंगे? इस बार हमने A to Z किया, अगली बार क्या करेंगे? Z to A। तो यहाँ विनित प्राइस से शुरुआत करेंगे अपन अगले बार, राइट? और अपन हो सके उतनी ज्यादा कंपनियां लेने का ट्राई करेंगे, राइट फ्रेंड्स? तो इसी के साथ ही कल आपका नया एपिसोड दोस्तों रेडी हो जाएगा, और आपका जब से लर्न करना चालू किया है आपने तब से पहला एपिसोड है जब अपन भाव पे जाने वाले हैं। तो यस, नेक्स्ट वीक इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो सी यू एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन था, तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या फर्क रहता है? बेसिक ईपीएस हमको लेना है, डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं लेना है, बराबर? हमारे लिए जब भी कोई भी कंपनी का डेटा होगा आपको दोनों ईपीएस दिए जाएंगे, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। आप कौन सा वाला ईपीएस लोगे? बेसिक। हमारे लिए सर बेसिक ईपीएस है, राइट? डाइल्यूटेड ईपीएस हमारे काम का नहीं, राइट? वो डाइल्यूटेड होता है। वो कैसे होता है मैं आपको ये जो वीक है इसमें मैं आपको डिटेल में समझाना, बराबर, ताकि क्लियरिटी हो जाएगी, राइट सर? या ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड इट्स अमेजिंग सब लोग पार्ट ले रहे हो। जय हिंद टू एवरीवन, धन्यवाद।